जैसे ही चूयू को होश आता है उसे समझ नहीं आता कि वह आखिर पहुंचा कहां है। हालत इतनी खराब है कि उसकी जान जाने वाली होती है। तभी उसके सामने सिस्टम का पहला मिशन सामने आता है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट की लाइफ बची है और अगर वह जल्दी से किसी लड़की को ढूंढकर उसका पति नहीं बनता तो मिशन फेल होने पर उसे खत्म कर दिया जाएगा। चूयू घबरा जाता है। शुरुआत में ही सिस्टम उसे शादी करके किसी के घर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो इस समय एक युद्ध के मैदान में है। यहाँ उसे लड़की मिलेगी कहाँ? आखिरकार वो मजाक में सोचता है कि इंसान न सही किसी मॉन्स्टर को ही ढूंढ लेता हूं। उसी समय दूसरी तरफ लिंग कैंगुए को उसके परिवार की तरफ से आदेश मिलता है कि युद्ध खत्म होते ही वापस आकर शादी के लिए लड़का चुने। आज उसके पास अपनी पसंद से पार्टनर चुनने का आखिरी दिन है। अगर आज भी उसने किसी को नहीं चुना तो फेडरेशन मैरिज सिस्टम उसके लिए जबरदस्ती मैचिंग कर देगा। लेकिन परिवार वालों की असली चिंता कुछ और है। लिंग कैंगुए के पास एस क्लास जीन है, इसलिए वे उसकी शादी किसी कमजोर इंसान से नहीं करवाना चाहते। युद्ध के बीच लिंग कैंगुए की नजर एक एस क्लास मेका पर जाती है। वह उसके ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर और जॉइंट्स को ध्यान से देख रही होती है। तभी चूयू उसके सामने पहुंच जाता है। वह पहले उसे उठकर वहां से निकलने को कहती है क्योंकि जगह सुरक्षित नहीं है। चूयू बिना समय गंवाए सीधा पूछ बैठता है कि क्या उसके घर को एक दामाद की जरूरत है। वह कहता है कि अगर वह उसे अपना पति बना ले तो वो फेडरेशन मैरिज लॉ की परेशानी से उसे बचा सकता है। इतना ही नहीं, वो उसके पिता को भी इतना परेशान कर सकता है कि उनका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए बढ़ जाए। लिंग कैंगुए उसे देखकर हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये अजीब आदमी आखिर आया कहां से है। लेकिन जब वो उसका नाम पूछती है तो चूयू अपना नाम बता देता है। चूयू अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह सीरियस है। वो कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर उसे किसी के घर जाकर पति बनकर रहना पड़े तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार लिंग कैंगुए उसे अपने साथ चलने के लिए कह देती है। इसके बाद उसका एस क्लास मेका अशुरा अपने आप रिटर्न कमांड एक्टिवेट करता है और स्काई बेस की तरफ बढ़ जाता है। विशाल मेका को इतनी तेजी से जाते देखकर चूयू भी हैरान रह जाता है। वो मजाक में इसकी फ्यूल कंजम्पशन को लेकर चिंता करने लगता है। रास्ते में वो लिंग कैंगुए को अपनी वाइफ कहकर बुलाता है और इतनी तेज मूवमेंट की वजह से अपनी कमर टूटने की शिकायत करता है। लेकिन इस पूरे मामले को देखकर आसपास के लोग हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि लिंग कैंगुए जैसी खतरनाक महिला ने सच में किसी आदमी को अपना पति बना लिया है। लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो युद्ध के दौरान मानसिक रूप से घायल हुई थी और उसके अंदर इंटरमिटेंट वायलेंट एपिसोड्स की समस्या रह गई है। इसी वजह से कोई भी आदमी उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करता। जब चूयू को वापस लाया जाता है तो लोग उसे लिंग कैंगुए द्वारा बैटलफील्ड से उठाकर लाया गया पति कहते हैं। उनके मुताबिक वह सिर्फ एक एफ क्लास कमजोर इंसान है और इस शादी से उसके पिता को गुस्से से पागल कर देने की पूरी संभावना है। लेकिन चूयू की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा अजीब है। उसे याद आता है कि वह पहले ब्लू स्टार पर एक टॉप लेवल मेका इंजीनियर था, लेकिन अब वह दोबारा जन्म लेकर एक बेहद कमजोर शरीर में आ चुका है। उसका जीन लॉक तक एक्टिवेट नहीं हुआ था और अब वो ऐसी दुनिया में है जहां वो सिर्फ एक कैनन फॉडर समझा जा रहा है। तभी सिस्टम उसके पहले मिशन का रिवॉर्ड देता है। उसे हाई एनर्जी न्यूट्रिशन जेल मिलता है। इसके बाद सिस्टम उसके जीन लेवल को ऑप्टिमाइज करना शुरू करता है। दूसरी तरफ लिंग कैंगुए के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी सच में एक ऐसे आदमी को घर लेकर आई है जिसका जीन लॉक तक एक्टिवेट नहीं हुआ। वह गुस्से में साफ कहता है कि उसने उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा आदमी चुना है। लेकिन फेडरेशन के नियमों में जीन लेवल को लेकर कोई सीधी पाबंदी नहीं थी। इस बात का मजाक उड़ाते हुए वह कहता है कि कमजोर लोगों के लिए नियम में जगह होना और असल में ताकतवर बनने की क्षमता होना दो अलग बातें हैं। वह चूयू को खाना खिलाकर घर से निकल जाने को कहता है। चूयू इस अपमान के बीच भी शांत रहता है। तभी उसके शरीर में सिस्टम का इफेक्ट काम करता है और उसका जीन लेवल बढ़कर अर्थ लेवल हो जाता है। अब चूयू खुद पूछता है कि क्या इतनी शक्ति के बाद उसे कम से कम योग्य माना जाएगा। लेकिन लिंग कैंगुए के पिता अभी भी प्रभावित नहीं होते। वह उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि वह लिंग कैंगुए से मिल सके। जब चूयू पहली बार लिंग कैंगुए का चेहरा देखता है तो वह बिल्कुल पीछे नहीं हटता। लिंग कैंगुए उसे पैसे देकर इस जगह से गायब हो जाने को कहती है। वह उसे 1 मिलियन स्टार कॉइन्स देने की पेशकश करती है और चाहती है कि आज जो हुआ उसे दोनों भूल जाएं। लेकिन चूयू के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वह कहता है कि सवाल ये नहीं है कि वह लिंग कैंगुए को चाहता है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या लिंग कैंगुए जैसे लोग उसे अपना पति बनाना चाहेंगे। लिंग कैंगुए बिना झिझक कहती है कि वह तैयार है। उसके मुताबिक चूयू पहला आदमी है जिसने उसके चेहरे को देखकर डरकर नजरें नहीं हटाई। लेकिन वह साफ कर देती है कि उसे असल में पति नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ऐसा आदमी चाहिए जो फेडरेशन मैरिज लॉ की समस्या को संभालने के लिए उसके साथ पति होने का दिखावा कर सके। चूयू तुरंत उसकी शर्त मान लेता है। वह कहता है कि अगर उसे पति का रोल निभाना है तो वह पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से निभाएगा। बस एक शर्त है, खाना भरपूर मिलना चाहिए। लिंग कैंगुए उसे देखकर समझ जाती है कि यह आदमी बातों में काफी तेज है और शायद आराम से उसके घर में रहकर खाने का इरादा रखता है। वह उसे अपने साथ ले जाती है और उसके मेंटल कंडीशन की जांच और ट्रीटमेंट शुरू करने की तैयारी करती है। साथ ही उसे चेतावनी देती है कि वह इधर उधर घूमकर कोई परेशानी न खड़ी करे। चूयू मन ही मन इस नए घर की सुविधाओं से खुश है। उसे लगता है कि यह जगह ब्लू स्टार के किसी भी ऑर्डिनरी होलोग्राफिक सिम्युलेटर से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगली सुबह लिंग कैंगुए उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। उसके लिए एक मिशन तैयार है। वह साफ कहती है कि अब जब चूयू लिंग फैमिली का हिस्सा बन चुका है तो वह सिर्फ खाना खाने वाला बेकार इंसान बनकर नहीं रह सकता। उसी दिन उसे एक हाई रिस्क मिशन दिया जाता है। उसे एक ट्रांसपोर्टेशन टीम के साथ यूहेंग सिटी तक कोर सप्लाईज की एक शिपमेंट सुरक्षित पहुंचानी है। तभी सिस्टम एक हाई रिस्क मिशन जारी करता है। चूयू के सामने दो चीजें साफ होती हैं। अगर वह मिशन स्वीकार करता है तो रिवॉर्ड में उसे जूलोंग नाम का एवोल्यूशनरी मेका मिलेगा। सिस्टम बताता है कि जूलोंग एक वेरेबल लाइट मेका है। इसकी शुरुआती रैंक डी क्लास है,
लेकिन इसकी सबसे खास एबिलिटी यह है कि यह अपने होस्ट के साथ सिंक्रोनाइज होकर खुद भी इवॉल्व कर सकता है। इसके अंदर वेरिएबल, स्केलेटन और कई इंटरफेसेस हैं, जिसकी वजह से इसे इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई किया जा सकता है। चूयू इस मेका की कैपेबिलिटी सुनते ही समझ जाता है कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है। अगर वह खुद इवॉल्व करेगा तो मेका भी उसके साथ इवॉल्व कर सकता है। वह तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वह लिंग कैंग्युए के पिता के सामने एक डील रखता है। वह कहता है कि यह एक ए क्लास एस्कॉर्ट मिशन है और उसकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वापस जिंदा लौटना भी तय नहीं है। इसलिए अगर वह मिशन से जिंदा वापस आता है तो उसके पिता को सबके सामने मानना होगा कि चूयू लिंग फैमिली का लेजिटिमेट सन इन लॉ है। चूयू यहां तक कह देता है कि वह जिंदगी भर लिंग फैमिली में रहकर आराम से खाने वाला दामाद बनने को भी तैयार है। लिंग कैंग्युए के पिता पहले तो गुस्सा होते हैं कि मिशन पर भेजने के बजाय यह लड़का उल्टा बार्गेन कर रहा है, लेकिन चूयू साफ करता है कि वह सिर्फ अपना स्टेटस चाहता है। वह मरकर भी ऐसा आदमी कहलाना नहीं चाहता जिसे लिंग फैमिली ने बैटलफील्ड से उठाकर घर में रख लिया था। आखिरकार उसके पिता उसकी शर्त मान लेते हैं और उसे जिंदा वापस आने की चुनौती देते हैं। चूयू मिशन के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद ट्रांसपोर्टेशन टीम रास्ते में आगे बढ़ रही होती है। उन्हें एक स्पेशल शील्ड जनरेटर भी दिया गया है, लेकिन अचानक स्थिति बदल जाती है। रास्ते में एक हॉस्टाइल ग्रुप उन्हें घेर लेता है। पहले तो वे खुद को सिर्फ लुटेरे बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें सिर्फ सामान चाहिए, किसी की जान नहीं। लेकिन उनका व्यवहार देखकर जल्दी ही साफ हो जाता है कि मामला इतना आसान नहीं है। वे सभी लोगों को कार्गो वेयरहाउस की तरफ ले जाने का आदेश देते हैं। तभी चूयू को कुछ अजीब महसूस होता है। सामने मौजूद लोगों के कदम और सांस लेने का रिदम एकदम एक जैसा है। उनकी मूवमेंट्स इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं कि चूयू को शक होता है कि ये लोग सामान्य इंसान नहीं है। वो बाकी लोगों को अपने पीछे रहने और उसके आदेश का पालन करने को कहता है, क्योंकि अगर वे उसकी बात मानेंगे तभी जिंदा बच सकते हैं। इसी दौरान एक घायल दुश्मन अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है कि वो भी मजबूरी में ये काम कर रहा था और उसके घर में वाइफ और चिल्ड्रन है। वह फेडरेशन कोर्ट में सरेंडर करने की बात करता है। अब चूयू के सामने सिस्टम की तरफ से एक चॉइस आती है। पहले ऑप्शन में उसे उस आदमी को जिंदा छोड़कर फेडरेशन कोर्ट के हवाले करना है। रिवॉर्ड में सी क्लास रेयर अलॉय का एक फॉर्मूला मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में उसे वहीं मार देना है ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। इसके बदले उसे मैक्स लेवल कॉम्बैट टेक्निक का रिवॉर्ड मिलेगा। चूयू उस आदमी की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह समझ जाता है कि वाइफ और चिल्ड्रन वाली कहानी सिर्फ एक एक्टिंग है। कुछ ही पल बाद उसकी आशंका सही साबित होती है। वह आदमी इंसान नहीं था। उसकी मूवमेंट्स और बाकी अटैकर्स की मूवमेंट्स पूरी तरह सिंक्रोनाइज थीं। चूयू पहचान लेता है कि इन लोगों के अंदर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस नहीं है। असल में एक ब्रेन वर्म उनके शरीर को कंट्रोल कर रहा है। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। अगर एक ब्रेन वर्म को खत्म किया जाए तो उसके कंट्रोल में मौजूद बाकी बॉडीज भी खत्म हो सकती हैं। चूयू अपना नया एवोल्यूशनरी मेका जुलोंग एक्टिवेट करता है और अकेले ही दुश्मनों का सामना करने लगता है। उसका मुकाबला एक सी क्लास ब्रेन वर्म पैरासाइट से होता है। दुश्मन संख्या में ज्यादा है, लेकिन चूयू की क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी बेहद खतरनाक साबित होती है। वो अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट सीख चुका था और अब उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके ओपोनेंट्स को खत्म करता जाता है। ब्रेन वर्म उसकी स्ट्रेंथ को पहचान लेता है और उसे चेतावनी देता है कि उसका मेका अभी सिर्फ डी क्लास है। इतनी कमजोर मशीन के साथ इंसेक्ट लाइक क्रीचर्स की पूरी स्वॉर्म के सामने टिकना आसान नहीं होगा। लेकिन चूयू जल्दी ही एक और महत्वपूर्ण बात समझ जाता है। वह एनिमी अपने एनर्जी रिजर्व्स का इस्तेमाल करके मारे गए बॉडीज को दोबारा रिवाइव कर रहा है। चूयू तुरंत स्ट्रैटेजी बदल देता है। अगर दुश्मन एनर्जी से उन्हें रिवाइव कर सकता है तो वह उसके पास एनर्जी बचने ही नहीं देगा। लगातार अटैक के बाद ब्रेन वर्म बुरी तरह कमजोर हो जाता है। तभी एनिमी अपना इरादा बदलता है। वह चूयू को मारने के बजाय उसे अपनी क्वीन के सामने सैक्रिफाइस करने की कोशिश करता है, लेकिन चूयू पीछे हटने के बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है और मजाकिया अंदाज में साफ कर देता है कि अब उसे किसी दूसरी महिला की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से मैरिड है। आखिरकार ब्रेन वर्म मौत के करीब पहुंच जाता है। तभी सिस्टम एक नई चॉइस देता है। पहला ऑप्शन है उसके बचे हुए मेंटल सिग्नल को ब्लॉक करना। इसके रिवॉर्ड में मैकेनिकल प्रिसीजन बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है ब्रेन वर्म की रिमेनिंग मेंटल फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना। इसके बदले चूयू को पैसिव स्वॉर्म रेजोनेंस मिलेगा और उसकी परसेप्शन एबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन सिस्टम चेतावनी देता है कि इस चॉइस से मेंटल कंटेमिनेशन का खतरा है। चूयू बिना ज्यादा सोचे दूसरा ऑप्शन चुन लेता है। जैसे ही वह ब्रेन वर्म की रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, उसके आसपास मौजूद स्वॉर्म के साथ एक अजीब कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद चूयू अकेले ही पूरी एनिमी फोर्स को खत्म कर देता है। वापस लौटने पर बाकी क्रू मेंबर्स की टेस्टिमनी एक जैसी होती है। उनके मुताबिक चूयू ने सिर्फ एक अननोन डी क्लास मेका का इस्तेमाल करके क्लोज कॉम्बैट में एक सी क्लास ब्रेन वर्म को अकेले मार गिराया। जिस आदमी को वे पहले एफ क्लास यूजलेस पर्सन समझ रहे थे, वह अब डी क्लास बन चुका था। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ उसका जीन लेवल नहीं था। उसकी बैटल इंस्टिंक्ट्स इतनी तेज थीं कि वहां मौजूद एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स भी हैरान रह गए। जब चूयू होश में आता है तो सामने लिंग फैमिली का एक सीनियर गार्ड मौजूद होता है। वह खुद को लिंग फैमिली की पर्सनल गार्ड टीम का कैप्टन और लिंग कैंग्युए का पर्सनल प्रोटेक्टर बताता है। वह एस क्लास मेका किंगलोंग का पायलट भी है। वह चूयू की रिएक्शन स्पीड देखकर प्रभावित होता है। इतनी तेज प्रतिक्रिया किसी लो लेवल फाइटर में होना सामान्य नहीं था। वह चूयू की करंट जीन लेवल को भी कंफर्म करता है। वह सच में अर्थ लेवल तक पहुंच चुका था। चूयू अपने नए स्टेटस को देखकर खुश होता है, लेकिन सामने वाला साफ कर देता है कि सिर्फ लड़ने की क्षमता काफी नहीं है। लिंग कैंग्युए के पिता भी उसे बताते हैं कि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी अब उन्हें स्वीकार है, लेकिन केवल ताकतवर होना पर्याप्त नहीं। अगर उसे लिंग फैमिली का दामाद बनना है तो उसे इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी भी साबित करनी होगी। चूयू को तुरंत समझ आ जाता है कि बूढ़ा अपनी बात से पीछे हटने वाला है। इसी दौरान उसकी नजर एक मेका के शोल्डर ट्रांसमिशन सिस्टम पर पड़ती है। वह तुरंत पहचान लेता है कि शोल्डर में इस्तेमाल हुआ मैकेनिज्म सही नहीं है। 3 एक्सिस लिंकेज के साथ प्रॉब्लम है
और जॉइंट बेयरिंग का मॉडल भी गलत चुना गया है। इतनी भारी लोड वाली मशीन में यह बेयरिंग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। वह वहीं खड़े खड़े मेका की टेक्निकल प्रॉब्लम समझाने लगता है। अब साफ हो चुका था कि चू यू सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता, उसे मेका मैन्युफैक्चरिंग की भी गहरी समझ है। तभी लिंग फैमिली के सामने उसके लिए अगली चुनौती रखी जाती है। वर्ल्ड मेका मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉम्बैट कॉम्पिटिशन होने वाली है। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित पूरी फेडरेशन की सबसे हाई लेवल कॉम्पिटिशन है। लिंग कैंगुए के पिता उसे इस कॉम्पिटिशन के लिए स्पेशल इन्विटेशन देते हैं। चू यू के लिए यह मौका बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेका मैन्युफैक्चरिंग उसके पुराने जीवन का जाना पहचाना क्षेत्र है। लेकिन शर्त बेहद सीधी है, अगर वह चैंपियन नहीं बन पाया तो उसे लिंग फैमिली छोड़ना होगा। अब चू यू के सामने अपनी जगह साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। उसे सिर्फ लिंग कैंगुए के सामने ही नहीं, बल्कि पूरी फेडरेशन के सामने साबित करना है कि वह उसके योग्य पति है। चू यू अपने ससुर की तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बस इंतजार कीजिए, वह खुद सबको दिखा देगा कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद उसे एक अलग वर्कशॉप दी जाती है, लेकिन यहाँ उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट उसे कोई शानदार लैबोरेटरी नहीं मिलती। उसके सामने बस ढेर सारा स्क्रैप और पुराने पार्ट्स पड़े होते हैं। उसे आदेश दिया जाता है कि 72 घंटे के अंदर इन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल करके कम से कम सी क्लास का मेका तैयार करना है और फिर उसे वर्ल्ड मेका कॉम्पिटिशन में सबमिट करना है। चू यू सामने पड़े कबाड़ को देखकर हैरान रह जाता है। इन्हीं टूटे फूटे पार्ट्स से उसे मेका बनाना है और ऊपर से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। लेकिन चू यू घबराने के बजाय इसे एक चैलेंज की तरह लेता है। वह समझ जाता है कि अगर उसके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है तो उसे अपने एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होगा। 72 घंटे के अंदर वह स्क्रैप पार्ट्स को जोड़कर एक ऐसा मेका तैयार कर देता है जिसे देखकर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वर्ल्ड मेका मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉम्बैट कॉम्पिटिशन शुरू होती है। इस कॉम्पिटिशन के रूल्स के मुताबिक मेका की हाइट 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम रैंक बी क्लास तक हो सकती है। कॉम्बैट में कॉन्टेस्टेंट्स 1-on-1 मुकाबला करेंगे और ओपोनेंट के मेका को गिरा देना या पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना जीत माना जाएगा। चू यू का बनाया हुआ मेका देखकर लोग हैरान, कम और मजाक ज्यादा करते हैं। दूसरे कंटेस्टेंट्स के मेका जहां महंगे और शानदार दिखाई दे रहे हैं, वहीं चू यू की मशीन बिल्कुल स्क्रैप से बनी हुई लगती है। लेकिन चू यू को अपने मेका पर पूरा भरोसा है। कंपटीशन के अगले राउंड में उसके सामने रिमिंगटन हेवी इंडस्ट्रीज का कंटेस्टेंट कार्ल आता है। उसके पास फैमिली द्वारा तैयार किया गया शानदार सी क्लास मेका गोल्डन नाइट है। गोल्डन नाइट की आर्मर पर इतना पैसा खर्च हुआ है कि सिर्फ उसका आर्मर ही 3 मिलियन स्टार कॉइन्स का बताया जाता है। इसके सामने चू यू का मेका देखकर ऑडियंस को लगता है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये अननोन कंटेस्टेंट कौन है और इसे स्पेशल इन्विटेशन क्यों दिया गया। चू यू के ससुर भी उसकी मशीन देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे चैंपियनशिप जीतने के लिए भेजा था, लेकिन चू यू ने जो बनाया है वह उन्हें किसी मेका से ज्यादा एक अजीब स्कल्पचर लगता है। वह गुस्से में तय कर लेते हैं कि अगर चू यू हार गया तो वह खुद उसे लिंग फैमिली के गेट से बाहर निकाल देंगे। ऑडियंस भी चू यू का मजाक उड़ाने लगती है। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ स्पेशल इन्विटेशन की वजह से कंपटीशन में आया है और पहली ही फाइट में बाहर हो जाएगा। कर्ल अपने गोल्डन नाइट के साथ आगे बढ़ता है और चू यू को असली मेका की ताकत दिखाने की बात करता है। गोल्डन नाइट हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन चू यू का मेका बिल्कुल नहीं हिलता। कुछ लोग समझते हैं कि शायद वह डर के कारण फ्रीज हो गया है, लेकिन असल में चू यू बस सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। अचानक अगले ही पल पूरा मुकाबला पलट जाता है। गोल्डन नाइट जमीन पर गिर जाता है और किसी को समझ तक नहीं आता कि अभी हुआ क्या। ऑडियंस हैरान रह जाती है कि कुछ सेकंड पहले तक कमजोर दिख रहा मेका इतनी तेजी से ओपोनेंट को कैसे गिरा सकता है। एक एक्सपर्ट तुरंत बताता है कि चू यू ने एक ऐसी क्लोज कॉम्बैट टेक्निक इस्तेमाल की जिसमें जॉइंट कंट्रोल और ग्राउंड बेस्ड ग्रैपलिंग का इस्तेमाल किया गया था। ये एक बेहद मैच्योर ग्रैपलिंग स्टाइल थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कार्ल अपने मेका की हार देखकर चौंक जाता है। वो चू यू पर चीटिंग का आरोप लगाने लगता है, लेकिन चू यू सिर्फ उसके मेका की कमजोरी की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि गोल्डन नाइट की चमकदार गोल्डन कोटिंग का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। चू यू उसे सलाह देता है कि अगली बार इतना ज्यादा डेकोरेशन लगाने के बजाय अपने मेका के बेसिक स्ट्रक्चर और चासिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब ऑडियंस को धीरे धीरे समझ आता है कि चू यू का असली एडवांटेज उसका मेका नहीं बल्कि उसका कॉम्बैट सिस्टम है। एक एक्सपर्ट यह भी पहचान लेता है कि चू यू कॉकपिट के ट्रेडिशनल कंट्रोल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके मेका में एक मोशन सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम लगा हुआ था जिसे शैडो मोड कहा जाता है। इस सिस्टम की वजह से अरीना के बाहर चू यू जो मूवमेंट करता है, मेका बिल्कुल वही मूवमेंट कॉपी करता है। यानी अरेना में दिखाई देने वाली सारी मार्शल मूवमेंट्स असल में चू यू खुद कर रहा था और उसका मेका सिर्फ उसकी शैडो की तरह उन्हें रिप्रोड्यूस कर रहा था। अब सबको समझ आता है कि कार्ल को हराने वाला मेका अपने आप नहीं लड़ रहा था। चू यू खुद अपने पुराने कॉम्बैट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अगला ओपोनेंट उससे भी ज्यादा खतरनाक था। इस बार उसके सामने मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का ली शिंगयुआन था। उसके पास एक एडवांस्ड एआई मेका था जिसे टियानसुएन कहा जाता था। ऑडियंस के सामने बड़ा सवाल था, क्या ह्यूमन मार्शल आर्ट्स एआई की कैलकुलेशन को हरा सकती है? लाई शिंगयुआन को अपने एआई पर पूरा भरोसा था। वो साफ कहता है कि उसका टियानसुएन इमोशंस या अंदाजे पर नहीं, सिर्फ डेटा पर काम करता है। मुकाबला शुरू होते ही चू यू का मेका सीधा टियानसुएन के हेड की तरफ अटैक करता है, लेकिन एआई पहले ही उसके मूवमेंट को कैलकुलेट कर चुका होता है। चू यू एक मूव पूरा भी नहीं कर पाता और टियानसुएन पहले ही उसके अगले पोजीशन को प्रिडिक्ट कर लेता है। हर अटैक मिस होता जाता है। ऑडियंस को लगने लगता है कि इस बार चू यू के पास कोई चांस नहीं है। एआई उसके हर मूवमेंट ट्रेजेक्टरी को पहले से कैलकुलेट कर रहा था। ट्रेडिशनल कॉम्बैट टेक्निक से इस मेका को हिट करना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन चू यू सिर्फ देखता रहता है और धीरे धीरे समझने लगता है कि टियानसुएन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसकी
वीकनेस भी हो सकती है। वह जानबूझकर ऐसे मूवमेंट्स करने लगता है जिनका कोई फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ली शिंगयुआन का एआई लगातार अटैक की शुरुआत और अंत को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन चू यू का नया तरीका उसके कैलकुलेशंस को कंफ्यूज कर देता है। वह ली शिंगयुआन से पूछता है कि अगर उसका एआई हर अटैक की शुरुआत और एंडिंग कैलकुलेट कर सकता है तो वह यह बताए कि उसका अगला अटैक वास्तव में शुरू कब हुआ। एआई लगातार उसकी मूवमेंट एनालाइज करता है और अटैक का स्टार्टिंग पॉइंट खोजने की कोशिश करता है, लेकिन चू यू ने ऐसा कोई ट्रेडिशनल मूव शुरू ही नहीं किया था जिसे एआई आसानी से डिफाइन कर सके। कुछ ही पलों में टियानसुएन की कैलकुलेशन सिस्टम ओवरलोड होने लगती है। आखिरकार एआई सिस्टम क्रैश हो जाता है। चू यू जीत जाता है और सीधे क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाता है। लाई शिंगयुआन अपनी हार स्वीकार करता है। अब उसे समझ आता है कि उसके सामने सिर्फ कोई लकी सन इन लॉ नहीं था, बल्कि ऐसा फाइटर था जो एआई की कैलकुलेशन लॉजिक को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करना जानता था। इसके बाद एक और कंटेस्टेंट चू यू से मिलती है। वह उसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और उसके मेका के मूवमेंट को बेहद खूबसूरत बताती है। वह यह भी बताती है कि उसके मेका में इस्तेमाल हुए स्प्रिंग्स की सिलेक्शन में समस्या है, लेकिन यह चू यू की फाइटिंग स्किल की कमी नहीं थी। वह चू यू को यह तक कहती है कि वह पहला इंसान है जिसने उसे हराने के बाद भी उसकी तारीफ की। अगर भविष्य में चू यू अपना खुद का वर्कशॉप खोलता है और उसे पायलट की जरूरत होती है तो वह खुद उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहेगी। चू यू इसके बाद अपनी अगली फाइट की तैयारी करता है। तभी एक और व्यक्ति उसके मेका की असामान्य वेट डिस्ट्रीब्यूशन को नोटिस करता है। उसके मेका के वेस्ट सेक्शन में अतिरिक्त वेट लगाया गया था। करीब 300 किलोग्राम्स का एक्स्ट्रा काउंटर वेट जानबूझकर छिपाया गया था। मतलब चू यू पूरे मुकाबले के दौरान अपने मेका का एक्चुअल फुल वेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। वह जानबूझकर लगभग 2 टन से कम वेट के साथ ओपोनेंट से लड़ रहा था और बाकी एक्स्ट्रा वेट को हिडन रखा गया था। यह देखकर लोगों को समझ आता है कि चू यू ने अपने मेका में सिर्फ पावर नहीं बल्कि कई हिडन ट्रिक्स भी रखी हैं। इसी बीच लिंग कैंग्युए उसे देखने आती है और उसकी प्रोग्रेस पर नजर रखती है। वो उसे याद दिलाती है कि अगला बड़ा मुकाबला आसान नहीं होगा और वह चाहती है कि चू यू उसे निराश न करे। अब कंपटीशन सेमीफाइनल स्टेज में पहुंचता है। पहले सेमीफाइनल में चू यू का मुकाबला इवन पेट्रो से होता है। इवन उसे देखते ही बताता है कि उसने एआई कंट्रोल्ड मेका वाले ओपोनेंट को हरा दिया है, लेकिन वो ली शिंगयुआन जैसा नहीं है। उसका मेका हरक्यूलिस सिर्फ रॉ पावर पर भरोसा करता है। चू यू समझ जाता है कि यह ओपोनेंट स्पीड या कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस पर नहीं बल्कि मैसिव फिजिकल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। हरक्यूल्स हमला करता है। उसका आर्मर बेहद मजबूत है और डायरेक्ट अटैक्स से उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। चू यू समझ जाता है कि इस मेका के साथ सीधा पावर क्लैश करना बेकार होगा। 4 मीटर क्लास के मेका का वजन कम से कम 5 टन तक हो सकता है और उसके जॉइंट्स में इस्तेमाल हाइड्रोलिक पाइप्स पर ऑर्डिनरी मेका की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसलिए चू यू एक अलग स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर वो लगातार एक ही हाइड्रोलिक सिस्टम पर प्रेशर डालता रहे तो शायद हरक्यूल्स की मोबिलिटी को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। इसके बाद चू यू का मेका अचानक जमीन पर गिरकर एक अजीब मूवमेंट करने लगता है। ऑडियंस को समझ नहीं आता कि वो आखिर कर क्या रहा है। हरक्यूल्स का पायलट भी उसका मजाक उड़ाता है और सोचता है कि चू यू शायद हार मान चुका है, लेकिन चू यू असल में उसके मेका की लेग सिस्टम को टारगेट कर रहा होता है। वह जमीन पर घूमते हुए हरक्यूल्स की हाइड्रोलिक लाइंस पर लगातार प्रेशर डालता है। धीरे धीरे हरक्यूलिस का हाइड्रोलिक सिस्टम डैमेज होने लगता है और उसका ऑयल लीक होने लगता है। अब वही विशाल पावर बेस्ड मेका अपनी ताकत का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहा था। चू यू लगातार उसकी मैकेनिकल सिस्टम को डिसमेंटल करता जाता है। वो मजाक में कहता है कि थोड़ा ऑयल निकाल देते हैं और साथ में मेका की मसाज भी कर देते हैं। आखिरकार हरक्यूलिस की मूवमेंट पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है और इवन पेट्रो की हार हो जाती है। कुछ लोग चू यू की स्ट्रैटेजी को अनफेयर और स्ट्रेंज बताते हैं, लेकिन चू यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे न अपनी फाइटिंग स्टाइल के सुंदर दिखने की चिंता है, न ऑडियंस के मजाक की। उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, जीतना। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी थी। उसके बारे में कहा जाता है कि बैटलफील्ड पर कई साल बिताने के बाद ही ऐसी मेंटालिटी डेवलप होती है। अब सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला था। इस बार चू यू के सामने था 3 बार का चैंपियन सियाहू जुन। यह मुकाबला बाकी सभी फाइट से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लिंग कैंग्युए को भी भरोसा था कि चू यू इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वह जानती थी कि चू यू ने उससे वादा किया था कि वह उसके पिता को परेशान करके रहेगा और जब तक वह अपना वादा पूरा नहीं करता तब तक वह हार मानने वाला नहीं। लिंग कैंग्युए के पिता को अब भी यह देखकर अजीब लग रहा था कि उनकी बेटी ने इतने कम समय में इस आदमी का साथ देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब उनकी नजर भी पूरी तरह कंपटीशन पर थी। अंततः सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला शुरू होता है। सियाहू जुन अपने पावरफुल मेका शेनकाई के साथ अरेना में उतरता है। वह पहले ही बता देता है कि उसका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि इस बार चैंपियनशिप हासिल करना है। सियाहू जुन का मेका साधारण मशीन नहीं था। उसके पास 3 बेहद खतरनाक सिस्टम्स थे। पहला था शेनकाई शील्ड, जो एक एनर्जी डिफ्लेक्शन शील्ड था। दूसरा था शेनकाई स्पीयर, जिसमें प्लाज्मा थ्रस्ट ब्लेड लगा हुआ था। और तीसरा था शेनकाई आई, जो 360 डिग्री का कंप्लीट सेंसरी कवरेज देता था। ऑडियंस को देखते ही समझ आ जाता है कि चू यू के लिए यह ओपोनेंट पहले वालों से अलग है। सबसे बड़ी समस्या थी उसके मेका के 6 विशाल विंग्स। 6 विंग्स खुलते ही उसे पूरा एरियल एडवांटेज मिल जाता था और ग्राउंड बेस्ड मेका के लिए उसे हिट करना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन चू यू सिर्फ उसकी ताकत नहीं देख रहा था, वह उसके मेका की स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 6 विंग्स को सपोर्ट करने के लिए बी क्लास लिमिट के अंदर वेट कम करना पड़ा था। इसका मतलब विंग्स के कनेक्शन पॉइंट्स पर ज्यादा आर्मर नहीं लगाया जा सकता था। चू यू जल्दी ही उस वीकनेस को पहचान लेता है। वह नोटिस करता है कि हर डाइव अटैक के बाद सियाहू जुन के मेका को टर्निंग में थोड़ा डिले होता है। उसका टर्निंग रेडियस भी जरूरत से ज्यादा बड़ा है।
यानी 6 विंग्स भले ही उसे हवा में लगभग अनबीटेबल बनाते हो, लेकिन उन्हीं विंग्स के रूट सेक्शन में उसके मेका की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस छिपी हुई है। चू यू धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करता है। शियाहू जुन को लगता है कि चू यू शायद हार मान चुका है, लेकिन अगले ही पल चू यू सही मोमेंट पर अटैक करता है। वो सीधे विंग्स के रूट सेक्शन को टारगेट करता है। सियाहू जुन को समझ आता है कि उसके सपोजली परफेक्ट मेका में भी एक वीक पॉइंट है। हर बार चू यू का अटैक थोड़ा सा मिस होता है, लेकिन वो लगातार उसी पॉइंट को टारगेट करता रहता है। आखिरकार उसे समझ आता है कि असली गलती अटैक की टाइमिंग में नहीं थी, उसने शुरुआत से ही डायरेक्शन गलत चुनी थी। अब 6 विंग्स वाला मेका जितना भी पावरफुल क्यों न हो, चू यू उसकी वीकनेस तक पहुंच चुका था और सेमीफाइनल का यह मुकाबला अब अपने सबसे निर्णायक पल में प्रवेश कर चुका था। सियाहू जुन आखिरकार अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वह चू याओ से कहता है कि अब आगे की लड़ाई में वो उसके लिए जीत हासिल करे। 3 बार चैंपियन रह चुका उसका शेनकाई आखिरकार गिर चुका था। ऑडियंस पूरी तरह हैरान थी। एक पहली बार कंपटीशन में आया स्पेशल इनवाइट कंटेस्टेंट सिर्फ सी क्लास मेका डेविड के साथ लगातार 3 बार रनर अप रहे शेनकाई को हरा चुका था। अब पूरा स्टेडियम एक ही नाम से गूंज रहा था, चू याओ। वो इस सीजन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बन चुका था, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी था। 47th आयरन फेदर कप वर्ल्ड मेका कंपटीशन का ग्रैंड फाइनल शुरू होने वाला था। एक तरफ था 3 बेहद खतरनाक ओपोनेंट्स को हराकर यहां तक पहुंचा चू याओ, और दूसरी तरफ थी इस कंपटीशन की सबसे बड़ी फेवरेट फेडरेशन एकेडमी की जीनियस गर्ल एलाइशा। फाइनल शुरू होने से पहले एलाइशा साफ कर देती है कि वो चू याओ को सिर्फ हराना नहीं चाहती, वो उसकी मेका डिजाइन को देखना और उसकी वास्तविक कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहती है। वो खुद कहती है कि उसे शायद अपने हाथों से लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ यह बताएगी कि चू याओ आखिर कहां हारा। इसके बाद उसका मेका सामने आता है। इस बार चू याओ के सामने एक ऐसी मशीन थी जिसे देखकर ऑडियंस भी हैरान रह जाती है। इसका नाम शुयुए क्यानमियन था और इसमें ट्रेडिशनल कॉकपिट तक नहीं था। यह एक फुल्ली ऑटोमेटेड कॉम्बैट मेका था जो ओपोनेंट के हर बैटल डेटा को खुद सीख सकता था। एलिशा उसे चेतावनी देती है कि शुयुए क्यानमियन चू याओ की हर टेक्निक को सीखता जाएगा, यानी जितनी ज्यादा टेक्निक्स चू याओ इस्तेमाल करेगा उसका ओपोनेंट उतना ही पावरफुल होता जाएगा। लेकिन चू याओ इस चैलेंज से बिल्कुल नहीं डरता। मुकाबला शुरू होते ही वो अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। पहले वो विंग चुन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन शुयुए क्यानमियन तुरंत वही मूवमेंट कॉपी कर लेता है। इसके बाद चू याओ 8 एक्सट्रीम्स फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका रिजल्ट भी वही होता है। शुयुए क्यानमियन उसकी टेक्निक को तुरंत एनालाइज करके रिप्रोड्यूस कर देता है। अब चू याओ को समझ आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एआई की कैलकुलेशन नहीं है, ये मेका उसके पूरे कॉम्बैट हिस्ट्री को सीख रहा है। क्वालिफिकेशन राउंड से लेकर सेमीफाइनल तक चू याओ ने जितनी भी फाइटिंग टेक्निक्स दिखाई थी, शुयुए क्यानमियन ने उन सभी का डेटा कलेक्ट कर लिया था। ऑडियंस को लगता है कि अब चू याओ के पास कोई नया ऑप्शन नहीं बचा। एलाइशा भी उसे बताती है कि उसकी शैडो मोड और खुद उसकी इनक्रेडिबल कॉम्बैट एबिलिटी जरूर इंप्रेसिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेका मैन्युफैक्चरिंग स्किल उससे बेहतर है। उसे पूरा भरोसा था कि फाइनल अब उसके कंट्रोल में है, लेकिन चू याओ अचानक उसकी बात मान लेता है। वह स्वीकार करता है कि शैडो मोड सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट्स को कॉपी कर सकता है, लेकिन फिर वो बताता है कि अब असली सरप्राइज देखने का समय है। चू याओ अपने मेका का कॉन्फ़िगरेशन बदल देता है। अचानक डेविड का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ऑडियंस को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। जिस मेका को वे पूरी कंपटीशन में एक साधारण सी क्लास मशीन समझ रहे थे, वह अब ट्रांसफॉर्म होकर वीनस आर्मर कॉन्फ़िगरेशन में बदल जाता है। अब सबको समझ आता है कि चू याओ ने शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। वह पूरी कंपटीशन के दौरान अपने मेका की असली कैपेबिलिटी छिपाकर लड़ रहा था। वीनस अचानक इतनी तेजी से अटैक करता है कि शुयुए क्यानमियन की एआई वार्निंग देने लगती है। उसके अटैक ट्रेजेक्टरी को डेटाबेस में कोई मैच नहीं मिलता। एआई उसके मूवमेंट को एनालाइज ही नहीं कर पाती। अब एलाइशा को भी समझ आता है कि चू याओ ने पिछले सभी मुकाबलों में अपने मेका को जानबूझकर कमजोर रखा था। वो सिर्फ अपने पुराने कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ओपोनेंट्स को हराता रहा था। उसके मेका पर छिपा हुआ एक्स्ट्रा वेट भी था। लगभग 300 किलोग्राम्स का एडिशनल वेट पूरे समय उसके साथ जुड़ा हुआ था, और इसके अलावा उसने अपने प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन की एक और लिमिटेशन जानबूझकर बनाए रखी थी। मतलब अब तक चू याओ ने अपने वास्तविक मेका की स्पीड और कॉम्बैट पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं था। वीनस की स्पीड इतनी तेज थी कि शुयुए क्यानमियन का एआई लगातार वार्निंग देने लगा। कुछ ही अटैक्स में ओपोनेंट के मेका का स्ट्रक्चरल डैमेज बढ़कर 47% तक पहुंच गया। सिस्टम इमरजेंसी इवैक्यूएशन की सलाह देने लगता है। एलाइशा के लिए यह पहली बार था जब उसका सेल्फ लर्निंग मेका किसी ओपोनेंट की मूवमेंट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पा रहा था। चू याओ की फाइटिंग स्टाइल किसी एक फिक्स्ड मार्शल आर्ट सिस्टम पर आधारित नहीं थी। वह हर मूवमेंट को सिचुएशन के हिसाब से बदल रहा था। इस वजह से शुयुए क्यानमियन के डेटाबेस में मौजूद पुराने कॉम्बैट पैटर्न्स किसी काम नहीं आ रहे थे। ऑडियंस अब समझ चुकी थी कि चू याओ ने शुरुआत से ही सबको अपनी असली ताकत से दूर रखा था। लेकिन तभी कॉम्पिटिशन के बीच अचानक एक अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी शुरू हो जाती है। वार्निंग जारी होती है कि एक इंसेक्ट अटैक हो रहा है। पूरे वेन्यू में पैनिक फैल जाता है। लोगों को तुरंत इवैक्यूएशन के लिए कहा जाता है, लेकिन यह सामान्य अटैक नहीं था। एक सी क्लास साइकिक इंसेक्ट दिखाई देता है और उसके मेंटल अटैक की वजह से आसपास मौजूद लोगों पर भारी प्रेशर पड़ने लगता है। साइकिक कंटैमिनेशन लेवल 78% तक पहुंच जाता है। सिस्टम तुरंत इवैक्यूएशन की सलाह देता है, लेकिन चू याओ वहां से भागने के बजाय अपना जूलोंग मेका एक्टिवेट कर देता है। उसका सामना उस साइकिक इंसेक्ट से होता है। इंसेक्ट का मेंटल अटैक बेहद पावरफुल था। ये वही तरह का मेंटल प्रेशर था जो पहले मिले ब्रेन वर्म से भी कहीं ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा था। लेकिन चू याओ के अंदर अब पहले से मौजूद स्वॉर्म रेजोनेंस की वजह से उसकी मेंटल रेजिस्टेंस सामान्य इंसान से अलग थी।
वह अटैक को सहते हुए आगे बढ़ता रहता है। वह ऑडियंस को बचाने के लिए डिफेंसिव पोजीशन लेता है और लोगों को दूसरी तरफ निकालने में मदद करता है। इसी दौरान उसे सी क्लास साइकिक इंसेक्ट की मौजूदगी का सही लोकेशन मिल जाता है। चू याओ सीधे उसके सामने पहुंच जाता है। इंसेक्ट उसे छोटा और कमजोर इंसान समझकर अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन चू याओ इस बार भी पीछे नहीं हटता। उसी समय उसे अपने पुराने ओपोनेंट कार्ल की जरूरत पड़ती है। चू याओ उससे उसका वेपन मांगता है और कर्ल बिना ज्यादा सवाल किए उसे वेपन दे देता है। इसके बाद चू याओ उस वेपन का इस्तेमाल करके साइकिक इंसेक्ट पर सीधा अटैक करता है। बाकी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस आदमी को वे सिर्फ एक सन इन लॉ समझ रहे थे, वो सच में एक सी क्लास साइकिक इंसेक्ट से अकेले लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि चू याओ का शरीर उसके मेंटल अटैक के सामने कोलैप्स नहीं हो रहा था। उसकी साइकिक रेजिस्टेंस असामान्य रूप से मजबूत थी। आखिरकार चू याओ उस सी क्लास साइकिक इंसेक्ट को खत्म कर देता है। पूरे वेन्यू में मौजूद लोगों को यकीन नहीं होता कि उसने सच में एक सी क्लास साइकिक इंसेक्ट को अकेले मार गिराया, लेकिन तभी पता चलता है कि यह पूरी घटना असली हमला नहीं थी। लिंग फैमिली के लोगों ने चू याओ की परीक्षा लेने के लिए एक लाइव सी क्लास साइकिक इंसेक्ट को मिलिट्री डिपार्टमेंट से मंगवाया था। यह पूरा इंसिडेंट उसके स्पेशल परफॉर्मेंस मैच का हिस्सा था। चू याओ के ससुर लिंग टियांगशियाओ ने जानबूझकर अपने होने वाले दामाद की कॉम्बैट एबिलिटी और इंसेक्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए यह अरेंजमेंट किया था। अब चू याओ समझ जाता है कि शुरुआत से ही यह एक टेस्ट था। लिंग टियांगशियाओ हंसते हुए बताता है कि उसने चू याओ की मेका ब्लूप्रिंट पहले ही देखी थी। उस डिजाइन की लगभग हर डिटेल इंसेक्ट्स के अटैक पैटर्न्स को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अगर चू याओ के पास ज्यादा समय होता और वो अपना मेका पूरी तरह असेंबल कर पाता, तो डेविड और वीनस मिलकर एक बी क्लास प्लस मेका बन सकते थे। यानी कॉम्पिटिशन में दिखाई गई उसकी असली कैपेबिलिटी अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी। इसके बाद पूरा वेन्यू नॉर्मल होने लगता है। ऑर्गेनाइजर्स ऑडियंस को बताते हैं कि अभी जो इंसेक्ट अटैक हुआ था वह चू याओ के लिए अरेंज किया गया स्पेशल एग्जीबिशन इवेंट था। ऑडियंस को राहत मिलती है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें सच में लगा था कि इंसेक्ट अटैक हो गया है, लेकिन अब सबको यह भी पता चल चुका था कि चू याओ ने एक वास्तविक सी क्लास साइकिक इंसेक्ट को अकेले खत्म किया है। इसके बाद चू याओ के चारों तरफ रिपोर्टर्स जमा हो जाते हैं। उससे उसकी जीन लेवल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। कुछ रिपोर्टर्स लिंग कैंगुए के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर भी सवाल करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ठीक से जवाब दे पाए, मिलिट्री डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि चू याओ में इतनी टैलेंट है तो वो उसे बहुत पहले ही अपने सामने बुला चुका होता। लिंग टियांगशियाओ मजाक में कहता है कि चू याओ ने अपनी एबिलिटी इतने समय तक छिपाकर रखी कि किसी को पता ही नहीं चला। चू याओ भी तुरंत पलटकर कहता है कि पूरी गलती उसकी नहीं है, आखिर वह सिर्फ बैटलफील्ड से उठा हुआ आदमी है। लेकिन सीनियर ऑफिसर तुरंत उसकी असली वैल्यू समझाता है। फेडरेशन में ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत कम हैं जो एक साथ मेका मैन्युफैक्चर भी कर सकें और इंसेक्ट्स को बैटलफील्ड में मार भी सकें। पूरी फेडरेशन में इस समय ऐसे लोगों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं है। बाकी 2 लोग फ्रंट लाइन पर हैं और किसी भी समय मारे जा सकते हैं। फिर वो फेडरेशन और इंसेक्ट वॉर की असली कहानी बताता है। लगभग 30 साल पहले फेडरेशन की बॉर्डर पर पहली बार एफ क्लास इंसेक्ट्स दिखाई दिए थे। उस समय सभी को लगा था कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसके बाद इंसेक्ट्स की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती गई। पहले ए क्लास आए, फिर एस क्लास और आखिरकार एसएसएस क्लास तक पहुंच गए। हर बार इंसानों को लगता था कि अब यही उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, लेकिन हर बार वे गलत साबित हुए। पिछले 30 सालों में फेडरेशन ने अपनी पूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को इंसेक्ट्स के खिलाफ तैयार करने में लगा दिया। उन्होंने टियान शूमै सिटी के साथ कई मेजर सैटेलाइट सिटीज और डिफेंसिव बेसेस बनाए। एक विशाल डिफेंस वॉल खड़ी की गई और उसके ऊपर पावरफुल स्काई शील्ड तैयार किया गया। इन डिफेंसेस के पीछे मानव सिविलाइजेशन की आखिरी पॉपुलेशन को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। फेडरेशन अभी तक इंसेक्ट्स के इन्वेजन पैटर्न को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। वे वोनो स्टार से आते हैं और हिडन स्पेशल क्रैक्स के जरिए अचानक अटैक करते हैं। इन इनविजिबल स्पेशल क्रैक्स को टियान लाई कहा जाता है। हर इंसेक्ट अटैक बिना किसी वार्निंग के होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से इंसानों की पूरी सिविलाइजेशन को देख रहा हो और सही समय पर हमला कर रहा हो। लेकिन फेडरेशन को आज तक यह पता नहीं चला कि उनका असली एनिमी कौन है, उसका चेहरा कैसा है और वो आखिर चाहता क्या है। 30 साल की वॉर के बाद भी इंसानों ने अपने वास्तविक ओपोनेंट को पूरी तरह देखा तक नहीं था। 10 साल पहले स्टारफॉल बैटल के दौरान एक एसएसएस क्लास क्रीचर अचानक आसमान से गिरा था। उस अटैक में फेडरेशन ने अपनी पूरी 3rd फ्लीट खो दी थी। इसके साथ 3 एस क्लास मेका भी नष्ट हुए थे। उस युद्ध में लिंग कैंगुए की मदर की भी मौत हुई थी। लिंग टियांगशियाओ ने अपने साथ 20 साल से काम कर रहे 17 पुराने कॉमरेड्स भी खो दिए थे। 30 साल की इस वॉर ने फेडरेशन की इकोनॉमी को भी बुरी तरह प्रभावित किया था। गवर्नमेंट की लगभग सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलिट्री इंडस्ट्री में जा रही थीं। लोगों पर हेवी टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे और फेडरेशन के अंदर कुछ लोग अब ये तक कहने लगे थे कि इंसान इंसेक्ट्स को हरा ही नहीं सकते। लेकिन सरेंडर करना कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए फेडरेशन ने 4 एस क्लास मेका तैयार किए। इन 4 मेका के पायलट्स को 4 कॉन्करिंग एनवॉयज कहा जाता था। वे ह्यूमैनिटी की आखिरी ट्रम्प कार्ड्स थे और साथ ही इंसानों की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस भी। अब सीनियर ऑफिसर चू याओ से पूछता है कि क्या वह 5th कॉन्करिंग एनवॉय बनना चाहता है। चू याओ मजाक में कहता है कि 5th कॉन्करिंग एनवॉय नाम सुनने में 4 कॉन्करिंग एनवॉयज जितना अच्छा नहीं लगता। लिंग टियांगशियाओ उसे तुरंत सीरियस होने के लिए कहता है। वह चाहता है कि अगले दिन लिंग कैंगुए उसे स्काई बेस लेकर जाए और वहां रिपोर्ट करे। चू याओ बिना किसी हेजिटेशन के हामी भर देता है। अगले दिन स्काई बेस जाने से पहले उसे बताया जाता है कि वहां पहुंचकर उसे अपनी सिविलियन मेका को ऑफिशियली रजिस्टर करवाना होगा। अगर किसी सिविलियन मेका को शहर के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल किया गया
तो वह इलीगल माना जाएगा। चू याओ को याद आता है कि वह पहले ही कंपटीशन और इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी मेका इस्तेमाल कर चुका है। वह मजाक में कहता है कि इसका मतलब उसने पहले ही 2 बार लॉ तोड़ दिया, लेकिन उसे समझाया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब खुद को सरेंडर करना नहीं है। अब चू याओ पहली बार स्काईबेस के अंदर पहुंचता है। इतनी बड़ी फैसिलिटी देखकर उसे अपने पिछले जीवन के रिसर्च इंस्टीट्यूट की याद आती है। वहां उसका स्वागत रिसर्च डायरेक्टर फैंग करता है, जो मजाक में व्हील चेयर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो बताता है कि बेस इतना बड़ा है कि चलने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए व्हील चेयर ज्यादा कन्वीनियंट है। चू याओ को देखकर वहां मौजूद यंग रिसर्चर्स बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्होंने उसकी कंपटीशन परफॉर्मेंस लाइव देखी थी और रातों रात उसके स्वागत के लिए साइंस तक तैयार कर दिए थे। कुछ लोग उसकी वीनस डिजाइन देखने की रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। किसी को उसकी ट्रांसफॉर्मिंग मेका में दिलचस्पी है और वह खुद फ्यूचर में ड्यूअल फॉर्म मेका बनाना चाहता है। चू याओ के लिए यह पूरा माहौल काफी अनएक्सपेक्टेड था। जिस आदमी को कुछ समय पहले तक लोग यूजलेस सन इन लॉ समझ रहे थे, वही अब मिलिट्री इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सेलिब्रिटी बन चुका था। आखिरकार उसे स्काई बेस के अंदर आगे ले जाया जाता है। एक गाइड उसे बताता है कि असली स्काई बेस अभी बाकी है। वह चू याओ को वार्निंग देता है कि यह फैसिलिटी उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। चू याओ मुस्कुराकर जवाब देता है कि वह भी देखना चाहता है कि आखिर यह जगह कितनी बड़ी है, और इसी के साथ वह स्काई बेस के उस हिस्से की तरफ बढ़ता है जहां उसके लिए शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू होने वाला था। चू याओ जैसे ही स्काई बेस के अंदर आगे बढ़ता है, उसे अंदाजा होता है कि यह जगह बाहर से दिखने से कहीं ज्यादा विशाल है। उसका गाइड उसे बताता है कि सामने मौजूद हेवनली पैलेस हॉल पूरी फेडरेशन में एकमात्र ऐसी जगह है जहां एक साथ 5 एस क्लास मेका खड़े किए जा सकते हैं। जमीन से लेकर डोम तक लगभग 200 मीटर की खुली जगह है। चू याओ के बनाए डेविड और वीनस जैसे मेका यहां रखे जाएं तो वे सामने मौजूद विशाल जुक्के मेका के एंकल तक भी नहीं पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हुए उसे मास प्रोड्यूस्ड मेका के मेंटेनेंस प्लेटफॉर्म्स दिखाए जाते हैं। फेडरेशन के सी क्लास से लेकर ए क्लास तक के स्टैंडर्ड मेका यहीं रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए आते हैं। ऊपर फ्लीट क्लास मशीन्स के लिए अलग मेंटेनेंस ट्रैक्स बने हुए हैं। वहां ट्रांसफॉर्मिंग फ्लीट मशीन्स भी मौजूद हैं। गाइड समझाता है कि आसमान में उड़ने वाली लगभग हर मिलिट्री मशीन की मेंटेनेंस इसी विशाल फैसिलिटी में होती है। लेकिन तभी चू याओ की नजर एक बंद दरवाजे पर जाती है। उसे बताया जाता है कि उसके पीछे डॉन एक्सपेरिमेंटल मेका रखा है। यह फेडरेशन का पहला मेंटल इंटरफेरेंस मेका था और इसकी पावर इतनी डेंजरस थी कि इसके इस्तेमाल के दौरान 4 एस क्लास पायलट्स की मौत हो गई थी। 10 साल पहले इस मेका को परमानेंटली सील्ड कर दिया गया था और किसी को भी उसके करीब जाने की अनुमति नहीं थी। इसी दौरान स्काई बेस के कुछ लोग चू याओ को देखकर उससे मजाक करने लगते हैं। कल तक जो आदमी एरिना में बेहद अग्रेसिव तरीके से लड़ रहा था, आज उसे व्हील चेयर पर देखकर लोग हैरान होते हैं। लेकिन चू याओ साफ करता है कि वो घायल नहीं है, उसे बस चलने में आलस आता है। वहां मौजूद कुछ लोग उसे कंपटीशन के बाद पहचान लेते हैं। एक रिपोर्टर उससे फाइनल में इस्तेमाल किए गए उसके फेमस मूव के बारे में पूछता है और फ्यूचर इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मांगता है। चू याओ बिना ज्यादा सोचे इंटरव्यू के लिए हामी भर देता है। दूसरे लोग उसे चेतावनी देते हैं कि वह रिपोर्टर एक्सक्लूसिव फुटेज के लिए कुछ भी कर सकता है। वह पहले भी एस क्लास मेका के नीचे घंटों बैठकर फुटेज लेने की कोशिश कर चुका है और एक बार लगभग किंगलोंग के नीचे कुचला गया था। तभी अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। स्काई बेस में इमरजेंसी अलार्म बजता है। वॉरफ्रंट से खबर आती है कि यूहान सिटी पर एक साथ 2 एस क्लास इंसेक्ट क्रीचर्स ने हमला कर दिया है। उनके कोड्स हैं सेंटीपीड डिजास्टर और प्रेडेटर अगाट। दोनों एस क्लास थ्रेट्स एक साथ दिखाई दिए हैं। तुरंत किंगलोंग और शुअनवू को कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट का आदेश दिया जाता है। कमांड दिया जाता है कि दोनों इंसेक्ट्स को कोस्टलाइन से बाहर ही खत्म करना है और उन्हें सिटी के अंदर नहीं घुसने देना है। चू याओ ये सुनकर समझ जाता है कि यूहेंग सिटी की सिचुएशन बेहद गंभीर है, लेकिन उसी समय उसे अपनी दूसरी जिम्मेदारी याद आती है। उसे स्काई बेस के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाकर ऑफिशियल इवैल्यूएशन और रैंक असेसमेंट करवाना है। वह कमांड सेंटर की तरफ जाने का फैसला करता है। उसका साथी उसे वार्निंग देता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर का डायरेक्टर गू शिक्शुअन बहुत डिफिकल्ट व्यक्ति माना जाता है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। कुछ ही देर में चू याओ की इवैल्यूएशन शुरू होती है। उसका जीन लेवल सी क्लास दर्ज किया जाता है। उसकी न्यूरल टॉलरेंस भी सी क्लास होती है और ओवरऑल कंपैटिबिलिटी भी सी क्लास। गू शिक्शुअन उसे बताता है कि सी क्लास का मतलब क्या है। उसकी करंट एबिलिटी के हिसाब से वो फेडरेशन के सबसे बेसिक मास प्रोड्यूस्ड मेका को ही सेफली ऑपरेट कर सकता है। अगर वो न्यूरल कनेक्शन के जरिए हाई लेवल मेका से जुड़ने की कोशिश करे तो लगभग 50% चांस है कि उसके ब्रेन ब्लड वेसल्स सीधे बर्स्ट हो जाएं, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट का भी मौका नहीं मिलेगा। इवैल्यूएशन के बाद चू याओ को बेस के सबसे खराब हिस्सों में से एक में भेज दिया जाता है। उसे वर्कशॉप 19 में भेजने का आदेश मिलता है, जहां डैमेज्ड पार्ट्स को डिसमेंटल करके स्क्रैप रिकवरी का काम होता है। दूसरी तरफ वॉरफ्रंट से लगातार खराब खबरें आ रही थीं। किंगलोंग के राइट आर्म आर्मर का डैमेज बढ़ चुका था। शुअनवू का शील्ड स्ट्रेंथ लगातार गिर रहा था। यूहेंग सिटी की डिफेंसिव लाइन टूटने के खतरे में थी। चू याओ को जब फ्रंट लाइन की सिचुएशन दिखाई जाती है तो वह तुरंत प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि एनिमी इंसेक्ट्स की एसिड अटैक सबसे बड़ी समस्या है। अगर एसिड करोजन को रोका नहीं गया तो शुअनवू ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। किंगलोंग का पीछे से अटैक करना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि एसिड धीरे धीरे पूरी आर्मर को मेल्ट कर देगा। नॉर्मल प्रोटेक्टिव कोटिंग इस एसिड को विथस्टैंड नहीं कर सकती। चू याओ तुरंत एक सोल्यूशन सोचता है। उसे ऐसी अल्कलाइन कोटिंग चाहिए जो खुद को लगातार रिजेनरेट कर सके। अगर एसिड कोटिंग की एक लेयर को डिसॉल्व कर दे तो उसके तुरंत बाद दूसरी लेयर खुद तैयार हो जाए। इसी बीच सिस्टम एक नया मिशन एक्टिवेट करता है। मिशन है एस क्लास इंसेक्ट की वीकनेस एनालाइज करना और फ्रंट लाइन को ब्रेक थ्रू हासिल करने में मदद करना। चू याओ तुरंत वर्कशॉप 19 की तरफ चला जाता है। वर्कशॉप 19 पूरे स्काई बेस का सबसे खराब वर्कशॉप था।
वेंटिलेशन सिस्टम तक ठीक नहीं था और वहां मौजूद इक्विपमेंट भी ज्यादातर स्क्रैप हालत में था, लेकिन चू याओ को यही जगह चाहिए थी। वह बताता है कि उसे एक ऐसी अल्कलाइन कोटिंग बनानी है जो बार बार खुद को रिफ्रेश कर सके। उसका प्लान था एक स्पेशल जनरेटर तैयार करना और उसे श्वेनवू के शील्ड पर इंस्टॉल करना। वहां के वर्कर्स पहले चू याओ को गंभीरता से नहीं लेते। उनके लिए वर्कशॉप 19 में आने वाला हर आदमी यही कहता था कि वो मेका बना सकता है, लेकिन चू याओ सीधे फ्रंटलाइन डेटा को एनालाइज करने लगता है। वह बताता है कि श्वेनवू की समस्या सिर्फ आर्मर डैमेज नहीं है, एसिड शील्ड के ऊपर चिपक कर लगातार अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है। धीरे धीरे शील्ड की प्रोटेक्टिव लेयर डिसॉल्व होती जाती है, इसलिए ब्रेक थ्रू का सोल्यूशन श्वेनवू के शील्ड में ही है। अगर शील्ड को एसिड से सुरक्षित रखा जाए तो श्विंगलोंग को पीछे से अटैक करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। चू याओ अपना डिजाइन समझाता है। वह एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्कलाइन न्यूट्रलाइजेशन कोटिंग जनरेटर बनाना चाहता है। इसे श्वेनवू के शील्ड पर लगाया जाएगा। जब एसिड अटैक करेगा तो कोटिंग की पहली लेयर डिसॉल्व होगी, लेकिन हर 0.5 सेकंड में नई एंटी एसिड कोटिंग की एक लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर सरफेस पर आ जाएगी। यानी श्वेनवू ऐसा शील्ड पहन लेगा जो खुद को लगातार हील करता रहेगा। इस सिस्टम के लिए एक मैग्नेटिक कॉइल की जरूरत होगी। कॉइल हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और कोटिंग मटेरियल को इवनली शील्ड की सरफेस पर स्प्रे करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात टाइमिंग थी। कॉइल की वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और स्प्रे सिस्टम का साइकिल पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। अगर दोनों के बीच गैप आया तो कोटिंग में वीकनेस पैदा हो जाएगी। चू याओ स्क्रैप पाइल में पुराने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स खोजने को कहता है। उसे विशेष रूप से थंडरस्टॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल चाहिए था। कॉइल का काम कोटिंग मटेरियल को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के जरिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना था। कोटिंग मटेरियल भी नया नहीं होगा। स्क्रैप मेका आर्मर को मेल्ट करके उसमें एक स्पेशल कैटलिस्ट मिलाया जाएगा और उससे एंटी एसिड कोटिंग बेस तैयार किया जाएगा। इस तरह वर्कशॉप 19 के बेकार स्क्रैप को सीधे बैटलफील्ड सेविंग टेक्नोलॉजी में बदला जा सकता था। सिस्टम इसी बीच एक और मिशन देता है। अगर चू याओ वर्कशॉप 19 को पूरे बेस की रिकॉग्निशन दिला देता है तो रिवॉर्ड में उसे एस क्लास ग्रोथ टाइप वेरिएबल मेका जुलोंग का डिजाइन ब्लूप्रिंट मिलेगा। अब चू याओ वर्कशॉप 19 के सभी वर्कर्स के सामने खड़ा होकर सीधा सवाल करता है, क्या वे एक बार हीरो बनकर हिस्ट्री में नाम लिखना चाहते हैं या फिर पूरी जिंदगी इसी वर्कशॉप में स्क्रैप उठाते रहना चाहते हैं? उसकी बात का असर होता है। वर्कशॉप के लोग काम शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि फ्लीट मेंटेनेंस एरिया में थंडरस्टॉर्म कॉइल्स के कुछ डैमेज्ड यूनिट्स पड़े हैं, लेकिन वे ए क्लास मिलिट्री इक्विपमेंट थे और उनके लिए अप्रूवल जरूरी था। फिर भी समय बहुत कम था। वर्कशॉप 19 के वर्कर्स फैसला करते हैं कि जो भी यूजेबल पार्ट्स मिलेंगे उन्हें रिफर्बिश करके इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने डैमेज्ड आर्मर को मेल्ट करने का काम शुरू हो जाता है। लगभग 17 स्क्रैप्ड आर्मर यूनिट्स को मेल्ट करके कोटिंग मटेरियल तैयार किया जाता है। साथ ही थंडरस्टॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को रिपेयर और मॉडिफाई किया जाता है। काम तेजी से आगे बढ़ता है। कॉइल की हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन कैलिब्रेशन पूरी होती है। टेस्टिंग के दौरान पता चलता है कि 0.5 सेकंड का साइकिल सबसे सुरक्षित है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा तेज की गई तो कॉइल खुद बर्न आउट हो सकता है, लेकिन चू याओ के लिए 0.5 सेकंड का साइकिल पर्याप्त था। वर्कशॉप के लोग लगातार पार्ट्स और मटेरियल्स लेकर आते रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के अधिकारियों से पार्ट्स निकालने के लिए काफी परेशानी उठाई है। आखिरकार प्रोटेक्टिव हाउसिंग और कोटिंग बेस तैयार हो जाता है। रिसर्च डायरेक्टर फैंग की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण अप्रूवल मिलता है। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तैयार रखा जाता है और एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म रिजर्व किया जाता है। अब पूरी वर्कशॉप 19 फ्रंटलाइन के लिए अपने नए डिवाइस को भेजने की तैयारी करती है। कुछ समय बाद वॉर फ्रंट से खबर आती है, किंगलोंग और श्वेनवू ने दोनों एस क्लास इंसेक्ट थ्रेट्स को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। यूहेंग सिटी की कोस्ट लाइन डिफेंसिव लाइन बच गई है और फ्रंटलाइन कमांड की तरफ से सबसे खास धन्यवाद दिया जाता है स्काई बेस के वर्कशॉप 19 को। सभी वर्कर्स को यकीन नहीं होता, जिस वर्कशॉप को पूरे बेस का सबसे बेकार हिस्सा माना जाता था, उसी वर्कशॉप ने आज पूरी सिटी को बचाने में मदद की थी। वर्कशॉप 19 के वर्कर्स को तुरंत हेवनली पैलेस हॉल में बुलाया जाता है। वहां किंगलोंग के पायलट गू चैंगफेंग खुद आगे आकर वर्कशॉप 19 को धन्यवाद देता है। वो बताता है कि चू याओ द्वारा बनाए गए 2 मॉड्यूल्स ने उसकी जान बचाई और पूरी यूहेंग सिटी को भी बचा लिया। चू याओ तुरंत क्रेडिट खुद लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ, पूरी वर्कशॉप 19 ने मिलकर काम किया था। लेकिन अब कोई भी उसे सिर्फ स्क्रैप कलेक्टर नहीं मान रहा था। रिसर्च डायरेक्टर फैंग घोषणा करता है कि आज से वर्कशॉप 19 की टेक्निकल टीम का लीडर चू याओ होगा। कुछ लोग उसकी अपॉइंटमेंट पर ऑब्जेक्शन करते हैं। उनका कहना था कि मिलिट्री इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के रूल्स के अनुसार टेक्निकल लीडरशिप के लिए कम से कम बी क्लास जीन सर्टिफिकेशन जरूरी है। लेकिन तभी एक सीनियर अथॉरिटी सामने आती है। रेगुलेशन में एक स्पेशल एक्सेप्शन मौजूद था। अगर फ्रंटलाइन को किसी टेक्निकल टैलेंट की तुरंत जरूरत हो तो मार्शल को बिना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की अप्रूवल के सीधे अपॉइंटमेंट करने का अधिकार था और वर्कशॉप 19 को हाईएस्ट रिसोर्स प्रायोरिटी दी जा सकती थी। अब गू शिक्षवान के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसे साफ चेतावनी दी जाती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मार्शल के ऑफिस में जाकर बात कर सकता है। चू याओ को आधिकारिक रूप से वर्कशॉप 19 का टेक्निकल लीडर बना दिया जाता है। इसी दौरान सिस्टम घोषणा करता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। उसने फ्रंटलाइन पायलट्स को ब्रेक थ्रू हासिल करने में मदद की थी और वर्कशॉप 19 को पूरे बेस की रिकॉग्निशन भी मिल चुकी थी। उसे रिवॉर्ड के रूप में एस क्लास ग्रोथ टाइप वेरिएबल मेका जुलोंग का कंप्लीट ब्लूप्रिंट मिलता है। साथ ही बी क्लास जीन ऑप्टिमाइजेशन लिक्विड भी रिवॉर्ड के रूप में प्राप्त होता है। चू याओ इसका इस्तेमाल करता है। कुछ ही समय बाद सिस्टम उसके जीन लेवल में ब्रेक थ्रू अनाउंस करता है। उसका जीन लेवल सी क्लास से बढ़कर बी क्लास हो जाता है। जुलोंग भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होकर इवॉल्व करता है। उसका बी क्लास फॉर्म अनलॉक हो जाता है और उसे एक एक्सक्लूसिव वेपन मिलता है, शैटरिंग स्टार।
अब चू याओ पहली बार इस नए वेपन को समन करके देखता है। हाथ में आते ही उसे समझ आता है कि ये वेपन ऑर्डिनरी नहीं है। दूसरी तरफ आसपास के लोग उसके अचानक हुए जीन ब्रेक थ्रू को देखकर दंग रह जाते हैं। कल तक उसका जीन लेवल C क्लास था और सिर्फ एक रात में वो B क्लास हो चुका था। लोग उसे देखकर मजाक में उसे मॉन्स्टर तक कहने लगते हैं। लेकिन चू याओ को ज्यादा समय आराम करने का मौका नहीं मिलता। अचानक एक और इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। इस बार अलार्म वर्कशॉप 19 या फ्रंट लाइन से नहीं बल्कि सील्ड चेंबर नंबर 0 से आता है। डॉन एक्सपेरिमेंटल मैका अचानक अनकंट्रोलेबल हो गया था। उसकी मैक कैनन चार्जिंग शुरू हो चुकी थी और चार्ज लेवल तेजी से बढ़ रहा था। बेस के सभी पर्सनल को तुरंत इवैक्यूएशन का आदेश दिया जाता है, क्योंकि अगर उस मैका की मैक कैनन फायर हो गई तो पूरी स्काई बेस को एक ही अटैक में भेदा जा सकता था। लोग पैनिक में भागने लगते हैं, लेकिन तभी रिपोर्ट आती है कि डॉन मैका का पायलट अनकॉन्शियस हो चुका है। कमांड सेंटर से उसे एलिमिनेट करने की परमिशन मांगी जाती है, लेकिन कोई तुरंत फायर करने की हिम्मत नहीं करता। मैक कैनन का चार्ज लगातार बढ़ता जाता है, पहले 80%, फिर 95% तक। बेस में मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी चू याओ को पता चलता है कि यही वही एक्सपेरिमेंटल मैका है जिसने 10 साल पहले 4 S क्लास पायलट्स की जान ली थी। अब वह एक बार फिर अनकंट्रोलेबल हो चुका था और इस बार भी उसके सामने वही डेडली मेंटल इंटरफेरेंस मौजूद था। लेकिन चू याओ पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद डॉन एक्सपेरिमेंटल मैका की स्थिति कंट्रोल में आती है। इसके बाद चू याओ के पास एक लड़की आती है। वह उससे धन्यवाद कहती है और बताती है कि अनकॉन्शियस पायलट उसकी छोटी बहन है। उसकी बहन ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि वह बैटलफील्ड पर जाने के योग्य है और उसका S क्लास जीन इस मैका के मेंटल बैकलैश को विथस्टैंड कर सकता है। लेकिन 10 साल से सील्ड डॉन एक्सपेरिमेंटल मैका के साथ एक्सपेरिमेंट करना बेहद खतरनाक था। वह चू याओ से माफी मांगती है और साफ करती है कि जो हुआ उसकी पूरी गलती उसकी बहन की नहीं थी। अब यह साफ हो चुका था कि डॉन एक्सपेरिमेंटल मैका की असली समस्या उसके पायलट्स की जीन लेवल नहीं थी। चू याओ बताता है कि इस मैका में पायलट और मशीन के बीच डायरेक्ट न्यूरल कनेक्शन के लिए एक हार्ड ट्यूब सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से पायलट का नर्वस सिस्टम सीधे मैका के डेंजरस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आ जाता था, यानी कोई भी इंसान इसमें बैठता तो उसके लिए मरने का खतरा था। इस समस्या का जीन लेवल से कोई सीधा संबंध नहीं था। असली गलती मैका के डिजाइन में ही थी। अब तक इस मशीन की वजह से 5 पायलट्स अपनी जान गंवा चुके थे। 10 साल पहले स्टारफॉल बैटल के समय किन वांगलिंग और उसकी टीम ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। उस समय पूरे मिलिट्री इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि डॉन ऐसा मैका बनेगा जो इंसेक्ट्स के मेंटल नेटवर्क को तोड़ देगा और फेडरेशन को वॉर में वापस एडवांटेज दिला देगा। डॉन फेडरेशन का पहला मेंटल इंटरफेरेंस मैका था। इसके चीफ डिजाइनर डॉक्टर किन वांगलिन थे, लेकिन वो न्यूरल बैकलैश की समस्या को कभी सॉल्व नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने खुद ही मैका के अंदर बैठकर टेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन एक्टिवेशन के सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर इंसेक्ट के रिमेनिंग मेंटल फ्रीक्वेंसी ने उनके न्यूरल कनेक्शन को रिवर्स कंटेमिनेट कर दिया। उनकी हालत इतनी खराब हुई कि शरीर से ब्लीडिंग शुरू हो गई और उनका ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद भी फेडरेशन ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ने की कोशिश नहीं की। 4 और S क्लास पायलट्स को टेस्ट किया गया और वे भी डॉन की वजह से मारे गए। आखिरकार चैम्बर 0 को परमानेंटली सील कर दिया गया। किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब फेडरेशन को S क्लास पायलट्स की बेहद जरूरत थी और डॉन उनके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका था जिसे कोई छूने तक की हिम्मत नहीं करता था। तभी सिस्टम एक हिडन डिवाइन लेवल मिशन एक्टिवेट करता है। पहला टास्क था A क्लास डॉन ट्रेनिंग मैका को S क्लास में अपग्रेड करना। रिवॉर्ड में चू याओ का जीन लेवल भी S क्लास तक अपग्रेड होना था। दूसरे ऑप्शन में कंप्लीट डिवाइन लेवल मॉडिफिकेशन करना था, जिसके बदले तुरंत एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलना था। चू याओ को डॉन की पोटेंशियल दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि इस मैका की क्षमता वास्तव में S क्लास तक पहुंच सकती है, इसलिए वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। सिस्टम तुरंत उसे मिस्टीरियस रिवॉर्ड देता है, लिक्विड मेटल न्यूरॉन वीविंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी न्यूरल कनेक्शन की बैकलैश रेट को 0 तक कम कर सकती थी, यानी पायलट और मैका के बीच होने वाले डेंजरस मेंटल बैकलैश को पूरी तरह एलिमिनेट किया जा सकता था। चू याओ को तुरंत लिंग कैंगुए की समस्या याद आती है। अगर ये टेक्नोलॉजी सच में काम करती है तो शायद उसकी इंटरमिटेंट वायलेंट कंडीशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब उसे डॉन को सिर्फ रिपेयर नहीं करना था, उसे पूरी मशीन का डिजाइन बदलना था। चू याओ रिसर्च डायरेक्टर फैंग के पास जाता है और प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि डॉन का नाम भी बदलना चाहिए, इसका नया नाम होगा टाइवे बाइचन। रिसर्च डायरेक्टर फैंग को नाम पसंद आता है, लेकिन चू याओ की कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी कि टाइवे बाइचन का डिजाइन शुरुआत से दोबारा बनाया जाएगा। इसके लिए उसे मिलिट्री इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हाईएस्ट रिपेयर और मॉडिफिकेशन अथॉरिटी चाहिए। सभी ब्लूप्रिंट्स, पार्ट्स और मटेरियल्स उसके लिए पूरी तरह अवेलेबल होने चाहिए। फैंग बिना हेजिटेशन के उसकी मांग मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन और भी महत्वपूर्ण थी। चू याओ एक वेरिएबल मैका बनाना चाहता था, जो खास तौर पर उन पायलट्स के लिए बनाया जाएगा जिन्हें मेंटल बैकलैश की समस्या है। उस मैका के पार्ट्स और मटेरियल्स को नॉर्मल प्रोक्योरमेंट सिस्टम से नहीं लिया जाएगा। जरूरी कंपोनेंट्स सीधे वेयरहाउस से इशू किए जाएंगे और चू याओ के अकाउंट में दर्ज होंगे। इसका असली उद्देश्य लिंग कैंगुए के लिए एक ऐसा मैका तैयार करना था जिसे वह बिना मेंटल बैकलैश के इस्तेमाल कर सके। तीसरी कंडीशन थी कि वर्कशॉप 19 को आगे से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने दिया जाए। उसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की नॉर्मल एलोकेशन सिस्टम के अधीन नहीं रखा जाएगा। फैंग इस कंडीशन को भी अप्रूव कर देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि गू शिक्षुआन ने चू याओ को जानबूझकर वर्कशॉप 19 में भेजकर टैलेंट को दबाने की कोशिश की थी। इस मामले को वह खुद हैंडल करेंगे। अब चू याओ पूरी तरह डॉन मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट पर फोकस कर सकता था।
वह वर्कशॉप 19 के सभी वर्कर्स के सामने प्रोजेक्ट की ऑफिशियल शुरुआत करता है। वह घोषणा करता है कि अब वर्कशॉप 19 मिलकर डॉन एक्सपेरिमेंटल मेका को एक एस क्लास मेका में ट्रांसफॉर्म करेगा और इसके बाद उस मशीन का नया नाम टाइवे बाइचन होगा। वर्कशॉप के लोग ये सुनकर बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं। जिस वर्कशॉप को कभी पूरे बेस का सबसे खराब हिस्सा माना जाता था, अब उसे फेडरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में से एक मिल चुका था। फंग कुछ एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स को भी वर्कशॉप 19 में भेजते हैं ताकि वे चू याओ की मदद कर सकें, लेकिन गू शिक्सुआन फिर वहां पहुंच जाता है। वो वर्कशॉप 19 का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस जगह जैसी खराब फैसिलिटी डॉन को कैसे अपग्रेड करेगी। वो चू याओ को भी ताना मारता है और फांग की उम्र को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन चू याओ शांत रहता है। वह उसे याद दिलाता है कि वर्कशॉप 19 अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है और उसके पास मिलिट्री इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हाईएस्ट रिपेयर और मॉडिफिकेशन अथॉरिटी है। सभी ब्लूप्रिंट्स, मटेरियल्स और पार्ट्स अब उसके लिए अवेलेबल हैं। साथ ही चू याओ यह भी साफ कर देता है कि गू शिक्सुआन ने जो किया उसके बारे में फैंग पहले ही जान चुके हैं और वो इस मामले का जवाब खुद देंगे। गू शिक्सुआन के पास कहने को कुछ नहीं बचता। चू याओ उसे सीधे बाहर जाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद वर्कशॉप 19 के लोग बताते हैं कि गू शिक्सुआन सिर्फ अपने कनेक्शंस की वजह से पोजीशन पर पहुंचा है और कई इंजीनियर्स उसके प्रेशर की वजह से वर्कशॉप छोड़ चुके हैं। अब चू याओ एक और बड़ा फैसला करता है। वर्कशॉप 19 को ऑफिशियली डॉन स्टूडियो का नाम दिया जाता है। सभी इक्विपमेंट को चैम्बर 0 के पास ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू होती है। एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि मेका लैबोरेटरी में। चू याओ अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जूलोंग के बारे में भी सोचता है। जूलोंग के कुल 5 एवोल्यूशन फॉर्म्स होंगे, डी क्लास से लेकर एस क्लास तक। वो इसमें लिक्विड मेटल न्यूरॉन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का इंटरफेस भी जोड़ना चाहता था। इस टेक्नोलॉजी की वजह से न्यूरल बैकलैश रेट 0 हो सकता था और यही सिस्टम लिंग कैंगुए की मेंटल प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में मदद कर सकता था। चू याओ सीक्रेटली लिंग कैंगुए के लिए इस नए मेका को तैयार कर रहा था। वर्कशॉप के कुछ लोग उससे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कैसी है, लेकिन चू याओ उन्हें चुप रहने को कहता है क्योंकि ये डिजाइन अभी कॉन्फिडेंशियल स्टेज में है। वह समझाता है कि नए मेका में ट्रेडिशनल हार्ड ट्यूब न्यूरल कनेक्शन नहीं होगा। इसके बजाय मेका खुद इनकमिंग सिग्नल को फिल्टर करेगा ताकि पायलट तक हार्मफुल मेंटल इंटरफेरेंस पहुंच ही न सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ बेहद रेयर पार्ट्स की जरूरत थी। उनमें से कुछ कंपोनेंट्स रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्ट लिस्ट में थे और ब्लैक मार्केट में भी मिलना मुश्किल था। इसीलिए चू याओ अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स की मदद लेता है। वह चाहता है कि पूरी टीम अलग अलग कंपोनेंट्स जुटाए और रिसर्च के साथ पैरेलल काम करे। उसका लक्ष्य था कि नया मेका लगभग 1 महीने के अंदर तैयार हो जाए। वर्कशॉप के लोग अब पूरी तरह चू याओ के साथ काम करने लगते हैं। रात दिन काम चलता रहता है। वर्कशॉप 19 का रिसोर्स कंजम्पशन इतना बढ़ जाता है कि वह पूरे बेस की बैंडविड्थ का लगभग 40% इस्तेमाल करने लगता है। कुछ लोग इस बात पर नाराज होकर शिकायत करने आते हैं, लेकिन वर्कशॉप के वर्कर्स साफ कह देते हैं कि वे अभी प्रोजेक्ट के बीच में हैं और उन्हें काम करने दिया जाए। इसी बीच चू याओ को लिंग कैंगुए के बर्थडे के बारे में पता चलता है। सिस्टम तुरंत एक नया मिशन एक्टिवेट करता है, वैल्करी बर्थडे मिशन। उसे एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट तैयार करना है। रिवॉर्ड में एस क्लास वेपन सिस्टम का ब्लूप्रिंट मिलेगा। उस वेपन का नाम होगा जान ये ब्लेड। चू याओ ये मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके पास टाइवे बाइचन, लिंग कैंगुए के वेरेबल मेका और एक एस क्लास वेपन प्रोजेक्ट, तीनों की जिम्मेदारी थी। समय तेजी से बीतता है। करीब 2 महीने बाद टाइवे बाइचन का डिजाइन आखिरकार टेस्ट स्टेज तक पहुंचता है, लेकिन गू शिक्सुआन अभी भी चू याओ की फेलियर का इंतजार कर रहा था। वह वार्निंग देता है कि सिर्फ प्रोटेक्शन वैल्यूज को कंजर्वेटिव रखने से कोई प्रोजेक्ट सेफ नहीं हो जाता। वो चाहता था कि पब्लिक टेस्ट के दिन सबके सामने टाइवे बाइचन खुद अपनी न्यूरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन चू याओ को अपने डिजाइन पर भरोसा था। वर्कशॉप के लोग भी चिंतित थे। इतने लंबे समय तक प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद अब पहली रियल टेस्ट की बारी थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि टाइवे बाइचन में अभी इमरजेंसी एस्केप पॉड तक इंस्टॉल नहीं किया गया था। अगर टेस्ट के दौरान कुछ गलत होता तो पायलट के पास बाहर निकलने का आसान रास्ता नहीं था। फिर भी लिक्विड मेटल न्यूरॉन ट्रांसमिशन सिमुलेशन पहले ही 300 राउंड्स तक सक्सेसफुली चल चुकी थी। थ्योरेटिकल डेटा पूरी तरह स्टेबल था, लेकिन थ्योरी और रियल ह्यूमन टेस्टिंग में बहुत फर्क होता है, इसीलिए सभी लोग नर्वस थे। तभी पता चलता है कि प्लान्ड एस क्लास पायलट टेस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। जिस पायलट को टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाना था उसके पैर में सीरियस इंजरी थी और डॉक्टर ने कम से कम 3 महीने रेस्ट की सलाह दी थी। अब समस्या यह थी कि एस क्लास मेका के रियल वर्ल्ड टेस्ट के लिए एस क्लास जीन वाला पायलट जरूरी था। वर्कशॉप टीम के पास दूसरा एस क्लास पायलट नहीं था। चू याओ खुद सिर्फ बी क्लास था, इसलिए बाकी लोग उससे कहते हैं कि वो खुद टेस्ट करने की कोशिश न करे, लेकिन चू याओ खुद टाइवे बाइचन में बैठने का फैसला कर लेता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर था कि बी क्लास जीन वाला इंसान एस क्लास मेका को कैसे सेफली ऑपरेट करेगा, लेकिन चू याओ उन्हें समझाता है कि टाइवे बाइचन का पूरा न्यूरल इंटरफेस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ये लिक्विड मेटल न्यूरॉन इंटरफेस इस्तेमाल करता है। इसमें पुरानी तरह का हार्ड ट्यूब न्यूरल कनेक्शन नहीं है, इसलिए थ्योरेटिकली डी क्लास पायलट भी इसमें बैठ सकता है और उसका ब्रेन बर्न नहीं होगा। लिंग कैंगुए भी उसे रोकती है। वह पूछती है कि जब चू याओ खुद सिर्फ बी क्लास है तो बिना एस्केप पॉड वाले एस क्लास मेका में बैठकर अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है, लेकिन चू याओ उसे भरोसा दिलाता है कि यह मेका उसी ने बनाया है। उसकी हर पाइपलाइन, हर कंपोनेंट और हर लाइन ऑफ कोड उसे अच्छी तरह पता है। वह कहता है कि यह मशीन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी,
लिंग कैंग्युए उससे गारंटी मांगती है। चू याओ उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। आखिरकार ताइवे बेइचेन का रियल टेस्ट शुरू होता है। न्यूरल डेटा पूरी तरह स्टेबल दिखाई देता है। सिस्टम के आंकड़े लगातार नॉर्मल रहते हैं। लिक्विड मेटल न्यूरॉन इंटरफेस पूरी तरह काम कर रहा था। लेकिन अचानक एक वार्निंग आती है। ओवरलोड प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड एबनॉर्मल लेवल तक पहुंच जाता है। तभी चू याओ के अंदर मौजूद पैसिव स्वॉर्म रेजोनेंस अचानक एक्टिवेट हो जाता है। उसका कनेक्शन इंसेक्ट्स के मेंटल नेटवर्क तक पहुंच जाता है। अचानक उसके सामने एक अननोन प्रेजेंस महसूस होती है। एक इंसेक्ट एंटिटी उससे पूछती है कि वो आखिर क्या खोज रहा है। चू याओ को क्वीन की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे पहचानने की कोशिश की जाती है। उस एंटिटी को चू याओ की आइडेंटिटी जाननी थी, लेकिन लिंग कैंग्युए की मेमोरीज लॉक्ड होने की वजह से उसके बारे में जानकारी पूरी तरह रीड नहीं हो पाती। चू याओ भी पीछे नहीं हटता। वह इंसेक्ट क्वीन को चुनौती देता है और उसके ओरिजिन को लेकर ताना मारता है। इसके बाद वह कनेक्शन को फोर्सफुली कट कर देता है। अचानक डीप लेवल रेजोनेंस कंप्लीट हो जाती है। उसके पैसिव स्वॉर्म रेजोनेंस का लेवल बढ़ जाता है। अब उसके शरीर में इंसेक्ट ऑरा भी मौजूद थी। इससे इंसेक्ट्स को सेंस करने और उनके अटैक्स को पहले से प्रिडिक्ट करने की उसकी एबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसी कनेक्शन के दौरान चू याओ को एक विशाल मिस्टीरियस आउटलाइन दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि असली हिडन थ्रेट शायद उनके ठीक ऊपर मौजूद है। लेकिन कुछ ही पलों बाद सिस्टम स्टेबिलिटी फिर से 100% पर लौट आती है। न्यूरल बैकलैश रेट 0 रहता है। ताइवे बाइचेन का टेस्ट सफल हो चुका था। चू याओ राहत की सांस लेता है। लेकिन इस सक्सेस के तुरंत बाद एक नया इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के सर्वर रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि करीब आधे महीने पहले किसी ने रात के समय ताइवे बाइचेन की ओवरलोड प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड को सीक्रेटली मॉडिफाई किया था। यानी ये कोई टेक्निकल एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने जानबूझकर चू याओ की जान खतरे में डाली थी। संदेह सीधे गू शिक्षुआन पर जाता है। लिंग कैंग्युए उसके सामने पहुंचती है और उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही वार्निंग दी थी। अगर उसने मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जांच में साबित हो जाता है कि गू शिक्षुआन ने जानबूझकर एस क्लास मिलिट्री प्रोजेक्ट को सबोटाज किया था और वर्कशॉप लीडर की हत्या की कोशिश की थी। उसे तुरंत उसके पद से हटा दिया जाता है। गू शिक्षुआन अपने कनेक्शंस और सीनियरिटी का हवाला देकर विरोध करता है, लेकिन लिंग कैंग्युए साफ कर देती है कि उसका डिसीजन किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता। वह गू शिक्षुआन से कहती है कि अगर वह जीन लेवल को ही सब कुछ मानता है तो आज एक बी क्लास जीन वाला इंसान एस क्लास मेका चला चुका है। अब उसके पास इसका जवाब है। गू शिक्षुआन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। वर्कशॉप 19 के लोग भी इस रिजल्ट से बेहद खुश होते हैं। उनका सबसे बड़ा विरोधी आखिरकार हट चुका था। लेकिन इसी सक्सेस के बीच चू याओ को एक और बड़ा डिस्कवरी मिलता है। ताइवे बाइचेन की सक्सेसफुल एक्टिवेशन के दौरान उसकी परसेप्शन ने हिडन स्पेशल थ्रेट को डिटेक्ट किया था। उसे एहसास हुआ कि टियान लाई वास्तव में उनके सिर के ठीक ऊपर मौजूद हो सकता है। रिसर्च टीम इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है। पता चलता है कि यह हिडन स्पेशल लोकेशन नियर अर्थ ऑर्बिट के डार्क साइड में मौजूद है, जहां सभी सैटेलाइट्स के स्कैनिंग ब्लाइंड स्पॉट्स के कारण इसे पिछले 30 सालों से डिटेक्ट नहीं किया जा सका। यानी जिस एनिमी को फेडरेशन 30 सालों से खोज रही थी वो शायद इतने समय से उनके सिर के ठीक ऊपर छिपा हुआ था। अब पहली बार फेडरेशन के पास टियान लाई की लोकेशन का कोई वास्तविक क्लू था। रिसर्च डायरेक्टर फैंग इस डिस्कवरी से बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं। वो तुरंत रिसर्च टीम को कोऑर्डिनेट डेटा तैयार करने का आदेश देते हैं। अब अगला सवाल सिर्फ लोकेशन खोजने का नहीं था। अब सवाल था, अगर एनिमी मिल गया है तो उसे मारा कैसे जाए। चू याओ से कहा जाता है कि वह टियान लाई के कोऑर्डिनेट्स को जितना हो सके उतनी एक्यूरेसी के साथ रिप्रोड्यूस करे। रिसर्च ग्रुप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच सिस्टम उसे ए क्लास जीन ऑप्टिमाइजेशन लिक्विड का रिवॉर्ड देता है। चू याओ इसका इस्तेमाल करता है। उसका जीन लेवल बी क्लास से बढ़कर ए क्लास हो जाता है। झूलोंग भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होकर इवॉल्व करता है। उसका ए क्लास फॉर्म अनलॉक हो जाता है और एक नया वेपन मॉड्यूल भी एक्टिवेट हो जाता है। अब चू याओ की स्ट्रेंथ एक और लेवल ऊपर पहुंच चुकी थी। लेकिन वर्कशॉप में अभी एक और प्रॉब्लम सामने आती है। ताइवे बाइचेन और लिंग कैंग्युए के प्रोजेक्ट के लिए एक्सट्रीम कंडीशन बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल डेटा की जरूरत थी। अवेलेबल रिकॉर्ड्स में ऐसा डेटा मौजूद नहीं था। तभी पता चलता है कि लिंग कैंग्युए आज मेंटल गाइडेंस सेशन में भी नहीं गई। वह सीधे एडवांस्ड ट्रेनिंग रूम में चली गई थी। वहां मौजूद कॉम्बैट रोबोट्स में से 6 मशीन्स पहले ही उसके हाथों टूट चुकी थीं। वर्कशॉप के लोग समझ जाते हैं कि जिस एक्सट्रीम स्टेट डेटा की उन्हें जरूरत है शायद अब वह खुद उन्हें मिलने वाला है। और चू याओ के लिए यह डेटा उसके अगले प्रोजेक्ट में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। लिंग कैंग्युए एडवांस्ड ट्रेनिंग रूम में लगातार कॉम्बैट रोबोट्स को तोड़ रही थी। चू याओ वहां पहुंचता है तो वह तुरंत पूछती है कि वह यहां क्या करने आया है और उसे बाहर जाने को कहती है। वह चेतावनी देती है कि अगर वह अपने कंट्रोल में नहीं रही तो गलती से चू याओ को भी चोट लग सकती है। लेकिन चू याओ पीछे नहीं हटता। वो उसे चैलेंज देता है कि इन बेकार मशीन से लड़ने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि लिंग कैंग्युए अपनी पूरी ताकत से उसके साथ एक रियल फाइट करे। लिंग कैंग्युए उसकी बात मान लेती है और उसे सावधान रहने को कहती है। मुकाबला शुरू होते ही चू याओ को अंदाजा हो जाता है कि लिंग कैंग्युए बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। उसका अटैक इतना तेज और पावरफुल होता है कि चू याओ को अपनी जान बचाने के लिए लगातार डिफेंसिव मूवमेंट करनी पड़ती है। इसी दौरान उसके न्यूरल सिस्टम पर भी लगातार प्रेशर पड़ता है। उसके मूवमेंट कंट्रोल को लगभग 60% तक स्लो करना पड़ता है। अब चू याओ खुद ए क्लास तक पहुंच चुका था, लेकिन लिंग कैंग्युए की रॉ कॉम्बैट एबिलिटी अभी भी बेहद खतरनाक थी। एक अटैक इतना करीब से गुजरता है कि चू याओ को लगता है कि उसका हाथ लगभग चला ही गया था। लिंग कैंग्युए भी नोटिस करती है कि चू याओ के पास अब पहले से ज्यादा पावरफुल वेपन है। वह पूछती है कि आखिर चू याओ अभी तक उसे प्रॉपर्ली अटैक क्यों नहीं कर रहा।
चुंग याओ हमेशा की तरह मजाक में जवाब देता है कि वह अपनी वाइफ पर हमला कैसे कर सकता है। कुछ देर बाद लिंग कैंगुए पूछती। इसी दौरान वर्कशॉप से खबर आती है कि एक्सट्रीम कॉम्बैट डेटा मिल गया है। अब चू याओ की टीम टाइवे बाइचन के फाइनल असेंबली वर्क पर फिर से फोकस कर सकती थी, लेकिन चू याओ के पास सिर्फ एक और डेडलाइन थी। लिंग कैंगुए का बर्थडे सिर्फ 3 डेज दूर था, इसलिए उसके बर्थडे गिफ्ट को पूरा करने के लिए उसे बहुत तेज काम करना था। वर्कशॉप 19 में टाइवे बाइचन का कैनन और प्रोपल्शन सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा था। प्रोजेक्ट तेजी से फाइनल असेंबली स्टेज में पहुंच रहा था। चू याओ अपने नए मेका की प्रोग्रेस देखने पहुंचता है। वो बताता है कि कैनन और प्रोपल्शन सिस्टम लगने के बाद टाइवे बाइचन का कॉम्बैट पावर अशूरा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि आज एक खास दिन है। लिंग कैंगुए का बर्थडे था। वो सामान्य तौर पर अपने बर्थडे को लेकर किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन चू याओ ने उसके रिकॉर्ड्स देखकर ये डेट जान ली थी। वो उसे बर्थडे विश करता है। लिंग कैंगुए हैरान हो जाती है कि चू याओ को उसका बर्थडे कैसे पता चला। चू याओ बताता है कि उसने उसकी फाइल देखी थी और वहां से डेट पता चल गई। फिर वो उसे आशुरा के साथ एक छोटे कॉम्बैट मिशन पर चलने के लिए कहता है। वह बताता है कि आसपास 2 स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट टारगेट्स हैं जिनकी लेंथ 40 मीटर से कम है। इस तरह के छोटे टारगेट्स के खिलाफ वह एक नया मेका टेस्ट करना चाहता है। चू याओ आखिरकार अपना सीक्रेट बर्थडे गिफ्ट सामने लाता है। यह एक एस क्लास वेरेबल मेका है जिसे खास तौर पर छोटे टारगेट्स के खिलाफ हाई मोबिलिटी कॉम्बैट के लिए बनाया गया था। लिंग कैंगुए समझ जाती है कि चू याओ पिछले 1 महीने से इसी मेका को उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में तैयार कर रहा था। वह मेका को पहनकर टेस्ट करने के लिए तैयार होती है। दोनों टारगेट्स के सामने पहुंचते हैं। चू याओ उसे एक टारगेट देता है और खुद दूसरा संभालता है। वह लिंग कैंगुए को ज्यादा तेजी से अटैक न करने की वार्निंग देता है, क्योंकि न्यूरल फीडबैक सिस्टम की कैलिब्रेशन अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुई थी। लिंग कैंगुए फिर भी बिना हेजिटेशन के अटैक करती है। उसका पहला एग्रेसिव मूवमेंट इतना रिस्की था कि या तो वह एक ही स्ट्राइक में इंसेक्ट को खत्म करती या फिर खुद उसके अटैक से पूरी तरह पियर्स हो जाती। चू याओ ये देखकर समझ जाता है कि लिंग कैंगुए की फाइटिंग स्टाइल अभी भी पूरी तरह फियरलेस है। कुछ ही देर में दोनों इंसेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। चू याओ का बर्थडे मिशन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है। एस क्लास वेपन सिस्टम का जान ये ब्लेड ब्लूप्रिंट अनलॉक हो जाता है। अब लिंग कैंगुए अपने नए मेका के साथ पहली बार आराम महसूस करती है। चू याओ उससे पूछता है कि क्या उसके सिर में अब दर्द है। लिंग कैंगुए कहती है कि इस बार दर्द नहीं हुआ। पहले जब वो इंसेक्ट्स को मारती थी तो उनकी मेंटल रेमनेंट्स उसके दिमाग में घुस जाती थीं और उसके मेंटल इंस्टेबिलिटी सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार उसने बिना मेंटल बैकलैश के इंसेक्ट को खत्म किया था। इसका मतलब चू याओ की लिक्विड मेटल न्यूरॉन टेक्नोलॉजी सफल रही थी। लिंग कैंगुए अब अपनी पुरानी कंडीशन से जूझते हुए भी बिना डर के कॉम्बैट कर सकती थी, लेकिन उसे एक और बात परेशान कर रही थी। वह चू याओ से पूछती है कि वह हमेशा इतनी रेकलेस फाइटिंग क्यों करता है। उसके अटैक्स में कोई बैकअप प्लान नहीं होता। चू याओ आखिरकार उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। वह कहता है कि जिस दिन स्टारफॉल बैटल में उसकी मदर की डेथ हुई, उसी दिन उसके लिए अपनी लाइफ की वैल्यू बदल गई थी। उसकी मदर की डेथ के साल ही वह सिर्फ 16 इयर्स की उम्र में मिलिट्री में शामिल हो गई थी। 18 की उम्र में उसने आशुरा पायलट करते हुए अपना पहला एस क्लास इंसेक्ट मार दिया था। 22 की उम्र में उसके चेहरे का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया था और अब वो 26 इयर्स की हो चुकी थी। इन सालों में उसके हाथों से कितने इंसेक्ट्स मारे गए उसे खुद भी याद नहीं था। एस क्लास और उससे ऊपर के कम से कम 11 इंसेक्ट्स उसने मारे थे। एस क्लास से नीचे के इंसेक्ट्स की उसने कभी गिनती नहीं की। उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ एक थी, एक दिन दुनिया के सभी इंसेक्ट्स को खत्म कर देना। जब तक उसका खून आखिरी बूंद तक बह न जाए वह लड़ती रहेगी। इसीलिए वह अपने लिए कोई एस्केप रूट नहीं रखती, क्योंकि उसके हिसाब से बैटलफील्ड से जिंदा लौटने की गारंटी कभी थी ही नहीं। वह चू याओ से कहती है कि उसे उसके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। वह जानती है कि एक दिन उसकी मौत बैटलफील्ड पर ही होगी, लेकिन चू याओ उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं था। वह साफ कहता है कि चाहे उन्हें 100,000, 1 मिलियन या 10 मिलियन इंसेक्ट्स क्यों न मारने पड़े, वह उसके साथ रहेगा। जब तक आखिरी मोमेंट नहीं आ जाता वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों के बीच यह बातचीत खत्म ही हुई थी कि अचानक इमरजेंसी अलर्ट आता है। इस बार अटैक टियांगशुन सिटी की दिशा से था। एक एस क्लास प्लस सेक्रेट बीटल ने टियांगशुन सिटी की आउटर डिफेंसिव लाइन तोड़ दी थी। व्हाइट टाइगर मेका उसका सामने से सामना कर रहा था, लेकिन बैटल के दौरान व्हाइट टाइगर के राइट आर्म आर्मर को भारी डैमेज पहुंच चुका था। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। फ्रंट लाइन के कन्वेंशनल काइनेटिक वेपन्स उस इंसेक्ट के खिलाफ पूरी तरह बेकार साबित हो रहे थे। उसका शेल हर फिजिकल इंपैक्ट को रिफ्लेक्ट कर देता था। व्हाइट टाइगर के पायलट की पंचेस तक उसके शेल को नहीं तोड़ पा रही थी। जुक्वे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन भी काइनेटिक वेपन कैटेगरी में आती थी, इसलिए वह भी इस आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी। टियांगशुन सिटी की डिफेंसिव लाइन ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कमांड सेंटर रिट्रीट की तैयारी करने लगता है, लेकिन पीछे हटने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं थी। चू याओ तुरंत एनिमी की एबिलिटी को समझ जाता है। अगर सेक्रेट बीटल का शेल फिजिकल काइनेटिक फोर्स को रिफ्लेक्ट करता है तो सोल्यूशन सिंपल है। ऐसी वेपन बनानी होगी जो एनिमी के शेल से फिजिकल कोलिजन ही न करे। वह तुरंत एक नए वेपन का डिजाइन बनाता है। यह एक एंटी मैटर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ब्लेड होगा। इसका कोड नेम जान ये रखा जाता है। इस वेपन का प्रिंसिपल ऑर्डिनरी कटिंग पावर पर आधारित नहीं था। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सीधे कॉन्टैक्ट सरफेस की मॉलिक्यूलर चेन्स को अनहिलेट करेगी। इसमें रॉ इंपैक्ट फोर्स की जरूरत नहीं होगी, न ही इसे आर्मर को ट्रेडिशनल तरीके से पेनिट्रेट करना होगा। जिस सरफेस को ये टच करेगा
वह मॉलिक्यूलर लेवल पर टूट जाएगा। चू याओ अनुमान लगाता है कि वेपन तैयार करने में लगभग 24 आवर्स लगेंगे, लेकिन फ्रंट लाइन के पास 24 आवर्स नहीं थे। फांग से पूछा जाता है कि क्या स्काई बेस के सभी अवेलेबल रिसोर्सेज को इतने कम समय में मोबिलाइज किया जा सकता है, लेकिन जवाब मिलता है कि 24 आवर्स भी ज्यादा हैं। फ्रंट लाइन पर टियांगशुन सिटी के सिविलियंस इतने लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते, मार्शल भी इंतजार नहीं कर सकता। चू याओ एक रिस्की प्लान प्रपोज करता है। वह अशूरा लेकर अकेले फ्रंट लाइन पर जाएगा और सेक्रेट बीटल को तब तक रोक कर रखेगा जब तक जान ये तैयार नहीं हो जाता। सबको पता था कि यह बेहद खतरनाक था, लेकिन चू याओ को पूरा भरोसा था कि वह कुछ समय के लिए एनिमी को रोक सकता है। लिंग कैंगुए भी उसके साथ जाने को तैयार होती है। आखिरकार परमिशन मिल जाती है। चू याओ और लिंग कैंगुए तुरंत फ्रंट लाइन के लिए निकलते हैं। जाने से पहले चू याओ मजाक में उसे जल्दी वापस आने और साथ में खाना खाने की याद दिलाता है। दूसरी तरफ वर्कशॉप 19 में जान ये का फाइनल कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन एंटी मैटर वेपन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए थी। नॉर्मल पावर ग्रिड उस लोड को हैंडल नहीं कर सकता था। तभी वर्कशॉप को एक ओल्ड रिएक्टर याद आता है जिसे 5 ईयर से सील्ड रखा गया था। अगर उसे एक्टिवेट किया जाए तो जान ये के पावर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता था। चू याओ की टीम बिना समय गंवाए उस रिएक्टर को कनेक्ट करने का फैसला करती है। काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे ही पावर ट्रांसफर शुरू होता है, पूरा अवेलेबल आउटपुट एंटी मैटर वेपन को दिया जाता है। आखिरकार जान ये की असेंबली पूरी हो जाती है। वेपन को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड करके फ्रंट लाइन की तरफ भेज दिया जाता है। इस बीच सेक्रेट बीटल लगातार सिटी डिफेंस को तोड़ रहा था। चू याओ और लिंग कैंगुए बैटल में पहुंचते हैं। चू याओ एनिमी की आर्मर स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वह उसकी गर्दन के नीचे मौजूद आर्मर सेक्शन को टारगेट करता है। वह बताता है कि तीसरे आर्मर प्लेट के नीचे एक स्ट्रक्चरल जॉइंट है और असली कोर वीकनेस वहीं मौजूद है। जान ये का पहला रियल स्ट्राइक तैयार होता है। चू याओ सिर्फ एक अटैक करता है। एक ही स्ट्राइक में सेक्रेट बीटल का सीमिंगली इंडेस्ट्रक्टिबल आर्मर कट जाता है। पूरी रात जिस एनिमी को फेडरेशन की सेना डैमेज नहीं कर पाई थी, उसे चू याओ के नए वेपन ने सिर्फ एक स्ट्राइक में खत्म कर दिया। फ्रंट लाइन के लोग हैरान रह जाते हैं। इतनी जल्दी नया वेपन तैयार करके उसे बैटलफील्ड पर काम करने लायक बना देना किसी मिरेकल से कम नहीं था। लिंग कैंगुए भी वेपन की परफॉर्मेंस से संतुष्ट होती है। वो चू याओ से कहती है कि अगली बार उसे सीधे इंसेक्ट के हेड पर फेंकना चाहिए। चू याओ मजाक में कहता है कि अगली बार वही ट्राई करेंगे। सिविलियंस को सेफली इवैक्यूएट कर दिया जाता है। सेक्रेट बीटल आखिरकार मारा जा चुका था, लेकिन बैटल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक दूसरी जगह पर एनिमी फोर्सेज ने कई ह्यूमन पायलट्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उनमें से एक पायलट पूरी तरह इमोबिलाइज था। एक हॉस्टाइल इंसेक्ट उसे अगले ही मोमेंट मारने वाला था। तभी चू याओ और लिंग कैंगुए वहां पहुंचते हैं। एनिमी उनकी तरफ देखकर इंसानों का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि ह्यूमैनिटी की सो कॉल्ड ट्रम्प कार्ड्स भी आखिरकार स्क्रैप मेटल से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लिंग कैंगुए को टारगेट करने की कोशिश करता है, चू याओ तुरंत उसके सामने आ जाता है। वह साफ कहता है कि उसकी वाइफ को टच करने से पहले उसे चू याओ से पूछना चाहिए था। एनिमी चू याओ को पहचानने की कोशिश करता है। उसकी जानकारी में वो सिर्फ एक डी क्लास वेरेबल मेका पायलट था, लेकिन सामने मौजूद मशीन अब डी क्लास नहीं थी। चू याओ के शरीर में इंसेक्ट ऑरा भी मौजूद थी। एनिमी तुरंत महसूस कर लेता है कि चू याओ ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। वो पूछता है कि आखिर चू याओ क्या है। चू याओ हमेशा की तरह सिर्फ इतना कहता है, तुम खुद गैस करो। इसके बाद दोनों के बीच तेज कॉम्बैट शुरू होता है। चू याओ लगातार एनिमी की मूवमेंट्स को पहले से प्रेडिक्ट करता है। एनिमी स्पेस फोल्डिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके अचानक पोजीशन बदलता है, लेकिन चू याओ उसके लैंडिंग पॉइंट को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है। वो बताता है कि टारगेट का स्पेशल फोल्डिंग पॉइंट 7 बजे की डायरेक्शन में होगा। एनिमी हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि चू याओ उसकी स्पेशल फोल्डिंग भी प्रेडिक्ट कर सकता है। चू याओ वही जवाब देता है, तुम बहुत स्लो हो। लेकिन लगातार हाई फ्रीक्वेंसी प्रेडिक्शन करने से चू याओ की एनर्जी तेजी से खर्च होती है। सिस्टम बताता है कि रिमेनिंग कॉम्बैट टाइम अभी भी पर्याप्त है। चू याओ तुरंत लिंग कैंगुए को 3 बजे की डायरेक्शन का सिग्नल देता है। लिंग कैंगुए उसी मोमेंट अटैक करती है। दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना प्रिसाइज था कि एनिमी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। चू याओ एनिमी का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि अगर ह्यूमैनिटी की ट्रम्प कार्ड स्क्रैप मेटल है, तो वो खुद इस सो कॉल्ड स्क्रैप मेटल के सामने कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा। एनिमी गुस्से में अटैक करता है, लेकिन चू याओ और लिंग कैंगुए मिलकर उसे रोक लेते हैं। आखिरकार एनिमी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चू याओ भी बैटल के बाद पूछता है कि लिंग कैंगुए ठीक है या नहीं। वह उससे पूछती है कि कहीं उसकी बोन्स को चोट तो नहीं लगी। लिंग कैंगुए भी यही चिंता चू याओ के लिए दिखाती है। वह उसे वार्निंग देती है कि अगली बार खुद को बैट की तरह इस्तेमाल न करे। चू याओ भी उसे वही सलाह वापस दे देता है। दोनों समझते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन अब पहले से कहीं बेहतर हो चुका है, लेकिन तभी घायल एनिमी एक आखिरी वार्निंग देता है। वह कहता है कि सिर्फ A क्लास स्ट्रेंथ के बावजूद चू याओ और लिंग कैंगुए ने मिलकर एक S क्लास हंटर को हरा दिया है। क्वीन अब चू याओ को याद रखेगी। चू याओ इस बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन एनिमी के शब्दों से एक बात साफ थी, इंसेक्ट क्वीन अब उसका नाम जान चुकी थी और आने वाली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। झन ये की मदद से सेक्रेट बीटल को खत्म करने के बाद चू याओ और उसकी टीम को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। इंसेक्ट स्वॉर्म की फ्रीक्वेंसी अचानक करीब 300% बढ़ चुकी थी। चू याओ को तुरंत वापस बेस में बुलाया जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक आइसोलेटेड अटैक नहीं लग रहा था। वर्कशॉप और मिलिट्री पर्सनल चू याओ की नई ब्लेड की जमकर तारीफ करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने 30 साल तक मेका बनाए हैं,
लेकिन ऐसी ब्लेड उन्होंने पहली बार देखी है। चू याओ के लिए यह साफ था कि उसका फ्यूचर अब सिर्फ मेका मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहने वाला था। वह एक ऐसा इंजीनियर बन चुका था जो बैटलफील्ड पर खुद जाकर इंसेक्ट्स भी मार सकता था। लेकिन सेलिब्रेशन के बीच एक और अलार्मिंग अपडेट आता है। इंसेक्ट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही थी। पहले 300%, फिर 400%। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के सर्वर्स तक इस बढ़ती फ्रीक्वेंसी को हैंडल करते करते ओवरलोड होने लगे। चू याओ तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचता है। वहां उसे बताया जाता है कि जिस एस क्लास इंसेक्ट हंटर को उसने अभी खत्म किया था, वह पिछले 6 वर्षों में फेडरेशन के कम से कम 2 एलीट मेका को डिस्ट्रॉय कर चुका था। इसके अलावा वह 4 ग्रेट इंसेक्ट किंग्स में से एक सोल नोइंग किंग के अधीन काम करने वाला बेहद खतरनाक एनिमी था। फेडरेशन पिछले 6 साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन उसके पास उसकी एक साफ तस्वीर तक नहीं थी। लेकिन चू याओ से पहली बार सामना होते ही वह खुद सामने आ गया, और इसका कारण था टियान लाई। अब सबका ध्यान उस मिस्टीरियस एनिमी बेस की तरफ था जो इतने सालों से फेडरेशन के सिर के ऊपर छिपा हुआ था। चू याओ ने करीब आधा महीना पहले टियान लाई के कोऑर्डिनेट्स कॉपी किए थे। रिसर्च टीम ने उन कोऑर्डिनेट्स को बार बार वेरीफाई किया। लोकेशन आखिरकार नियर अर्थ ऑर्बिट के एक ऐसे डार्क एरिया में लॉक हुई जो फेडरेशन के सैटेलाइट्स के ब्लाइंड जोन में था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। टियान लाई के चारों ओर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेशल फोल्ड्स की एक लेयर मौजूद थी। फेडरेशन के सभी कन्वेंशनल डिटेक्शन सिग्नल्स उस लेयर से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाते थे, यानी उन्हें डूर मिल चुका था। लेकिन डूर के अंदर क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा था। एनिमी की आर्मी कितनी बड़ी है, अंदर कितने मेका हैं, उनकी मूवमेंट्स क्या हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। चू याओ एक अनकन्वेंशनल सोल्यूशन देता है। उसे पता था कि उसने पहली बार टियान लाई को कैसे देखा था। ताइवे बाइचन के इंसेक्ट स्वार्म रेजोनेंस ने उसकी कॉन्शियसनेस को नियर अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा दिया था। अगर वो एक बार फिर डीप न्यूरल कनेक्शन बनाए और उस रेजोनेंस को डिलिबरेटली एक्टिवेट करे तो शायद वो स्पेशल फोल्ड्स को पेनिट्रेट कर सके, और इस बार उसे अंदर की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। लेकिन पिछली बार ताइवे बाइचन का में कैनन और रिएक्टर पूरी पावर पर नहीं थे। उस समय मशीन सिर्फ करीब 60% आउटपुट पर थी। अगर सिग्नल स्ट्रेंथ को लगभग 3 गुना बढ़ाना है तो ताइवे बाइचन का पूरा वेपन सिस्टम और रिएक्टर फुल पावर पर चलाना जरूरी होगा। टीम बताती है कि मैं वेपन सिस्टम अगले दिन तक तैयार हो जाएगा। टेस्टिंग के लिए एक रिमोट डेजर्ट एरिया चुना जाता है जहां लगभग 300 किलोमीटर तक कोई लिविंग क्रीचर नहीं था। वही जगह 20 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल की गई थी। सरफेस क्रिस्टलाइन सैंड से बनी थी और हाई एनर्जी इंपैक्ट को सहन कर सकती थी, इसलिए वेपन टेस्टिंग के लिए इससे बेहतर जगह नहीं थी। प्लान तय हो जाता है। पहले ताइवे बाइचन के मैं वेपन की फुल पावर टेस्ट होगी। उसके तुरंत बाद चू याओ दूसरी बार इंसेक्ट स्वार्म रेजोनेंस एक्टिवेट करेगा। रिसर्च टीम पहले से तैयार रहेगी ताकि रेजोनेंस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सके। लिंग कैंगुए को अगले दिन वेपन टेस्ट के दौरान चू याओ की एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया जाता है। वो रेडी रहती है, लेकिन चू याओ उसे आराम करने को कहता है क्योंकि उसकी इंजरीज अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच वर्कशॉप में एक छोटी सेलिब्रेशन की बात भी होती है। अगर वेपन टेस्ट सफल हुआ तो ताइवे बाइचन फेडरेशन का पहला वास्तविक काउंटर अटैक ओरिएंटेड एस क्लास मेका। इसी दौरान इंसेक्ट स्वार्म फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ती है। अब ये 500% तक पहुंच चुकी थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के 2 सर्वर्स सीधे क्रैश हो जाते हैं। सभी को समझ आता है कि टाइम उनके खिलाफ जा रहा है। अगले दिन ताइवे बाइचन का मैं वेपन टेस्ट शुरू होता है। टारगेट 10 किलोमीटर दूर मौजूद एक मैसिव सैंडस्टोन माउंटेन होता है। एंटी मैटर रेल कैनन चार्ज होना शुरू करता है। 97%, 98%, 99% और फिर फायर। एक ही ब्लास्ट में माउंटेन का पूरा टॉप हिस्सा गायब हो जाता है। एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेशन से कम 15% ज्यादा निकलता है। चू याओ टेस्ट रिजल्ट देखकर संतुष्ट हो जाता है। अब ताइवे बाइचन का फुल पावर वेपन सिस्टम तैयार था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। चू याओ इंसेक्ट स्वार्म रेजोनेंस एक्टिवेट करता है और उसका टारगेट होता है टियान लाई। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस स्पेशल फोल्ड से टकराता है, सिस्टम वार्निंग देता है। हाई फ्रीक्वेंसी स्पेशल फोल्ड सिग्नल को लगातार रिफ्लेक्ट कर रहे थे। रेजोनेंस उस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। सिग्नल इंटेंसिटी सेफ्टी थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है। अगर चू याओ और आगे पुश करता तो मेंटल बैकलैश का खतरा था। उसे कनेक्शन रोकना पड़ता है। इस बार भी अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। रिसर्च टीम निराश होती है, लेकिन चू याओ समझता है कि अभी सही समय नहीं आया। उसे अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होगा। उस रात लिंग कैंगुए के साथ एक शांत मोमेंट आता है। चू याओ उसे एक खास फ्लावर दिखाता है, ब्लू मून फ्लावर। ये फ्लावर सिर्फ ट्वाइलाइट में खिलता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है। चू याओ बताता है कि उसकी मदर को यह फ्लावर बहुत पसंद था। वह लिंग कैंगुए से पूछता है कि क्या वह इसका मीनिंग जानती है। फिर वह खुद बताता है इस फ्लावर का मीनिंग है इटर्नल अनचेंजिंग लव एंड रिग्रेटलेस वेटिंग। लिंग कैंगुए चू याओ की तरफ देखती है। दोनों के बीच पहली बार एक बेहद शांत और इमोशनल मोमेंट आता है। उस रात सेलिब्रेशन डिनर भी था। चू याओ लिंग कैंगुए को बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है और उसे अच्छी तरह तैयार होकर आने को कहता है। लिंग कैंगुए अंदर ही अंदर इस बात से सरप्राइज्ड थी कि चू याओ ने पहली बार खुद उसे टच किया और उसके लिए इतना कुछ किया। दूसरी तरफ वर्कशॉप 19 में सेलिब्रेशन पूरी तरह अलग मूड में चल रही थी। 3 महीने तक न्यूट्रिशन जेल खाने के बाद वर्कर्स पहली बार प्रॉपर मीट और केक खा रहे थे। सब लोग एक दूसरे को खाना खिलाते और मजाक करते हैं। व्हाइट टाइगर का पायलट लू शाओवाई भी इंजुरी के बावजूद ड्रिंक करने पर अड़ा रहता है।
उसके साथ ही उसे याद दिलाते हैं कि मिलिट्री डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा था, लेकिन वह कहता है कि वह 48 घंटे से लेटा हुआ है और अब उसकी बोन्स तक रस्ट हो रही हैं। वह पूछता है कि व्हाइट टाइगर की रिपेयर कितनी हुई। पता चलता है कि उसका राइट आर्म टूट चुका है और प्रोपल्शन सिस्टम भी बर्न हो गया था, लेकिन सब उसे याद दिलाते हैं कि प्रोपल्शन सिस्टम उसी ने ओवरलोड करके खराब किया था। तभी रुओयान डेटा के साथ बीच में आता है। वह कहता है कि अल्कोहल से न्यूरल रिएक्शन स्पीड लगभग 12% कम हो जाती है। अगर लू शाओवाई अगले दिन व्हाइट टाइगर को टच करने की कोशिश करता है तो वो इसकी रिपोर्ट करेगा। सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सेलिब्रेशन के बीच लिंग कैंग्युए भी वहां पहुंचती है। वो आज मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं थी, उसने ड्रेस पहनी हुई थी। सब लोग उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। चू याओ भी उसे देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड होता है। वह कहता है कि वह बहुत सुंदर लग रही है। लिंग कैंग्युए उससे डांस करने के लिए कहती है। वर्कशॉप के लोग तुरंत टीजिंग शुरू कर देते हैं। माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह हल्का हो जाता है, लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म। स्काई शील्ड का एरियल डिफेंस नेटवर्क टूट जाता है। सेंसर्स एक मैसिव एसएसएस क्लास एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरी स्काई बेस को इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट का आदेश मिलता है। एक विशाल क्रीचर आसमान में दिखाई देता है। टेम्पररी कोड नेम दिया जाता है, लिव्याथन। एनर्जी रेटिंग SSS सीलास। सभी पर्सनल तुरंत अपने स्टेशंस पर लौटते हैं। चू याओ और लिंग कैंग्युए भी कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होते हैं। कमांड सेंटर पूछता है कि ताइवे बाइचन के पास कितनी एम्यूनिशन बची है। जवाब मिलता है कि मैं कैनन अभी सिर्फ 2 फुल पावर शॉट्स फायर कर सकता है। चू याओ आदेश देता है, उसे आसमान से नीचे गिराना होगा। वह तुरंत वर्कशॉप से निकलता है। बैटल शुरू होते ही चू याओ और लिंग कैंग्युए एनिमी को एनालाइज करने लगते हैं। चू याओ पहले ताइवे बाइचन से उसकी स्वॉर्म नेटवर्क को प्रोब करने का फैसला करता है। वह फुल फायर पावर अटैक का आदेश देता है। मिसाइल्स एक साथ टारगेट पर लगते हैं, लेकिन नो डैमेज। एनिमी की डिफेंस इतनी मजबूत थी कि पूरा मिसाइल बैरेज भी उसकी आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तभी एनिमी की आवाज सुनाई देती है। वो फेडरेशन को आदेश देता है कि अपने मेका और ह्यूमन रिसोर्सेज सरेंडर कर दें। वो दावा करता है कि क्वीन उन्हें जीवित छोड़ सकती है, लेकिन चू याओ का जवाब सीधा होता है, ये सब बकवास है। लिंग कैंग्युए एनिमी के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन चू याओ उसे रोकता है। एनिमी का रिफ्लेक्टिव शील्ड अभी एक्टिव था। डायरेक्ट मेली अटैक बेहद खतरनाक होता। चू याओ और उसकी टीम समझती है कि उन्हें अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। इसी दौरान एनिमी की मेंटल अटैक अचानक बेहद पावरफुल हो जाती है। यह अटैक उस प्रीवियस एस क्लास इंसेक्ट से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग था। फेडरेशन की डिफेंसिव लाइन दबाव में आने लगती है। मार्शल लिंग ट्यांगशाओ की 3rd फ्लीट को रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा जाता है। आदेश मिलता है कि जितनी देर हो सके एनिमी को रोका जाए, लेकिन इसी समय एक और गंभीर प्रॉब्लम सामने आती है। फेडरेशन स्क्वायर में कोई व्यक्ति लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है। वो सिविलियंस को सरेंडर करने के लिए भड़काने लगता है। उसके हाथ में सपोजिडली इंसेक्टसाइड का पीस टोकन था। वह जनता से कहता है कि अगर फेडरेशन सिर्फ एक व्यक्ति को सरेंडर कर दे, चू याओ, तो इंसेक्ट्स अपनी सेना वापस बुला लेंगे। लोगों में कंफ्यूजन फैल जाता है। कुछ सिविलियन सोचने लगते हैं कि अगर एक इंसान की सैक्रिफाइस से 30 साल पुरानी वॉर खत्म हो सकती है तो शायद यह कीमत बहुत बड़ी नहीं है। एक मदर अपने छोटे बच्चे का हवाला देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे इतने वर्षों से वॉर टैक्सेस दे रहे हैं और अब और युद्ध नहीं चाहते। धीरे धीरे भीड़ में एक ही आवाज उठने लगती है, चू याओ को सरेंडर करो। कुछ लोग फेडरेशन लीडरशिप को भी ब्लेम करने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर सिर्फ एक आदमी को सौंपकर पीस मिल सकती है तो फिर उसे क्यों नहीं सौंपा जा रहा। लेकिन तभी एक वेटरन इस सोच को चुनौती देता है। वह पूछता है, अगर आज चू याओ को दे दिया गया तो कल क्या होगा? कल एनिमी किसी और सिटी की मांग करेगा, फिर किसी और फैमिली की, फिर शायद उनकी अपनी बेटी की। क्या तब भी वे इसे पीस कहेंगे? उसका सवाल भीड़ को कुछ पल के लिए शांत कर देता है, लेकिन प्रोपागेंडा जारी रहता है। ब्रॉडकास्ट में दावा किया जाता है कि इंसेक्ट क्वीन नेगोशिएशन चाहती है और अगर फेडरेशन चू याओ को सरेंडर कर दे तथा ताइवे बाइचन को डिसमेंटल कर दे तो पीस मिल सकती है। चू याओ यह सब सुनता है। वो समझ जाता है कि एनिमी सिर्फ बैटलफील्ड पर हमला नहीं कर रहा, वो फेडरेशन के लोगों के बीच भी डिवीजन पैदा कर रहा है। तभी एक सीधी चेतावनी सामने आती है, अगर क्वीन नेगोशिएशन चाहती है तो उसे पहले चू याओ की ब्लेड का सामना करना होगा। पीस टोकन को पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह देखकर प्रोपागेंडा करने वाले लोग चू याओ को वॉर फैनेटिक कहना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि वह और फेडरेशन के मिलिट्री लीडर्स लोगों को मरने के लिए भेज रहे हैं। कुछ सिविलियंस अपने परिवार खोने का दर्द बताते हैं, लेकिन तभी सिस्टम चू याओ को एक नई वार्निंग देता है, इंसेक्ट मेंटल फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड, सोर्स 3 o'clock डायरेक्शन। चू याओ तुरंत समझ जाता है कि इस पूरे कैओस के पीछे कोई और बड़ा मूव होने वाला है। चू याओ के सामने अब असली खतरा पूरी तरह सामने आ चुका था। जो लोग अभी कुछ देर पहले पीस की बातें कर रहे थे, उनके आसपास पहले से ही इंसेक्ट पैरासाइट्स मौजूद थे। अचानक एक व्यक्ति के शरीर के अंदर से इंसेक्ट बाहर निकल आता है और वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था। जिस व्यक्ति को वे शांति का संदेशवाहक समझ रहे थे, उसके आसपास के गार्ड्स तक इंसेक्ट से संक्रमित थे। चू याओ साफ कहता है कि यही उनकी तथाकथित पीस थी। इंसेक्ट्स पहले से ही उनके आसपास के लोगों को पैरासाइट बना चुके थे। अगर फेडरेशन ने सीज फायर अग्रीमेंट पर साइन कर दिया होता तो अगला हमला सीधे उन्हीं लोगों पर होता जिन्होंने हथियार डाल दिए थे। वो साफ कर देता है, इंसेक्ट रेस नेगोशिएशन नहीं करती। वे सिर्फ तब तक इंतजार करती हैं जब तक इंसान अपने वेपन्स नीचे रख दें। आज वे फेडरेशन से एक आदमी की मांग इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि इंसानों के हाथ में अभी भी वेपन्स थे। अगर वेपन्स ही नहीं रहेंगे तो फिर नेगोशिएशन किससे होगी? इसी वक्त सिस्टम से एक भयानक वार्निंग आती है,
इंसेक्ट स्वॉर्म की संख्या टेक्निकल डिटेक्शन लिमिट से भी ऊपर चली गई थी। एसएसएस क्लास इंसेक्ट का मेंटल नेटवर्क पूरे बैटलफील्ड में मौजूद फेडरेशन फोर्सेस को कवर कर चुका था। एक सिटी की पूरी डिफेंस लाइन खत्म हो चुकी थी और एक साथ फेडरेशन की चारों सैटेलाइट सिटीज इमरजेंसी में चली गईं। अब सबको समझ आ जाता है, ये नेगोशिएशन नहीं थी, ये इंसेक्ट्स का टोटल असॉल्ट था। बैटलफील्ड पर मेका लगातार गिरने लगते हैं। कई मशीन्स के प्रोपल्शन सिस्टम्स तक इंसेक्ट्स ने काटकर डैमेज कर दिए थे। हर तरफ एनिमीज की भीड़ थी। स्नाइपर टीम्स को फायर करने के लिए कवर चाहिए था और डिफेंसिव लाइंस तेजी से टूट रही थीं। इसी बीच चू याओ और लिंग कैंगयुए तुरंत बैटल प्लान बनाते हैं। ताइवे यू की रिमेनिंग शॉट्स चेक की जाती हैं। पहले 2 शॉट्स इस्तेमाल हो चुके थे, अब सिर्फ 1 शॉट बचा था। चू याओ फैसला करता है कि ताइवे यू का इस्तेमाल पहले इंसेक्ट स्वॉर्म को साफ करने के लिए किया जाएगा ताकि फ्रंटलाइन फाइटर्स अपनी डिफेंसिव पोजीशंस दोबारा मजबूत कर सकें। लिवायथन को वह खुद संभालेगा। उसका काम था एनिमी को मैं कैनन के कूल डाउन तक रोक कर रखना। लिंग कैंगयुए उसे रोकती है। एक अकेला इंसान एसएसएस क्लास एनिमी को कैसे रोक सकता था? लेकिन चू याओ का जवाब सीधा था, अगर वह अकेला नहीं रोक सकता तब भी उसे रोकना ही होगा। वह लिंग कैंगयुए को आदेश देता है कि जब वह स्वॉर्म साफ करे तब वह एनिमी के अंदर घुस जाए, लेकिन सीधे सामने से अटैक नहीं करना है। उसे सिर्फ एनिमी के रिफ्लेक्टिव शील्ड का सबसे कमजोर पॉइंट ढूंढना है। लिंग कैंगयुए आदेश स्वीकार करती है। ताइवे यू फायर होता है। एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट बैटलफील्ड पर मौजूद इंसेक्ट्स के बड़े हिस्से को साफ कर देता है। इसके बाद फ्रंटलाइन सोल्जर्स तुरंत आगे बढ़ते हैं। कुछ समय के लिए डिफेंसिव लाइन फिर स्टेबलाइज हो जाती है। चू याओ इसी विंडो का फायदा उठाकर लेवायथन के करीब पहुंचता है। मैं कैनन को कूल डाउन होने में अभी लगभग 2 मिनट्स बाकी थे, इसलिए वो डायरेक्ट कोलिजन से बचते हुए एनिमी के शील्ड को एनालाइज करता है। लिंग कैंगयुए भी एनिमी की मूवमेंट ऑब्जर्व करती रहती है। आखिरकार उसे शील्ड में एक क्रैक दिखाई देता है। एनिमी के लोअर जॉ आर्मर के बीच एक बेहद छोटा गैप था। चू याओ तुरंत उस वीकनेस को पहचान लेता है। वो अटैक करता है। एक पावरफुल स्ट्राइक सीधे उस वीक पॉइंट पर लगती है। एनिमी की डिफेंस टूटती है। लिंग कैंगयुए भी उसी मोमेंट फॉलो अप अटैक करती है। चू याओ हैरान होता है कि उसने यह मूवमेंट इतनी जल्दी कैसे सीख ली। लिंग कैंगयुए जवाब देती है कि उसने अभी अभी सीखा है। तभी मैं कैनन का कूलडाउन पूरा होने की खबर आती है। अब अंतिम हमला करने का समय था। चू याओ लिंग कैंगयुए को एनिमी को होल्ड करने का आदेश देता है, लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा सामने आता है। रिएक्टर ओवरलोड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसे एक्टिवेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंग कैंगयुए का पिता मार्शल लिंग टियांगशियाओ था। वह जानता था कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। लिंग कैंगयुए अपने फादर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्शल उसके कमांड अथॉरिटी से ऊपर था। वह साफ कहता है कि वह पीछे रहेगा। उसका काम अब अपनी बेटी और बाकी लोगों को आगे जाने का मौका देना था। चू याओ को वह एक आखिरी बात कहता है, भविष्य में लिंग कैंगयुए का ख्याल रखना। उसके लिए चू याओ को खोना उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिर वह अपने मेका को लेकर पीछे रह जाता है। मार्शल लिंग टियांगशियाओ अंतिम बार अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला अटैक करता है। अपने आखिरी मोमेंट्स में वो चू याओ से कहता है कि वह लिंग कैंगयुए का ध्यान रखे। फिर वह अपनी पत्नी को याद करता है। वह कहता है कि वह अब अपनी पत्नी के पास जा रहा है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। लिव्याथन का रिजेनरेशन कोर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर भी वह कुछ पल तक मूव करता रहता है। चू याओ अंतिम स्ट्राइक करता है। उसकी ब्लेड लेवायथन के थ्रोट को पूरी तरह पियर्स कर देती है। सिस्टम तुरंत कंफर्मेशन देता है, लेवायथन लाइफ सिग्नल 0। लेकिन उसी समय एक और एक्स्ट्रॉर्डनरी घटना होती है। लेवायथन और टियानलाई के बीच मौजूद हाइपरस्पेस कनेक्शन कोलैप्स होने लगता है। चू याओ तुरंत समझ जाता है कि यह कनेक्शन सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। अगर लेवायथन की डेथ के बाद बची हुई फ्रीक्वेंसी को रिवर्स डायरेक्शन में इंजेक्ट किया जाए तो शायद उस स्पेशल कनेक्शन को परमानेंटली स्टेबलाइज किया जा सकता है। यानी जो हिडन स्पेशल फोल्ड इतने समय से टियानलाई को छुपाए हुए था, उसे एक 2-वे पैसेज में बदला जा सकता था। चू याओ तुरंत ताइवे यू को फुल पावर पर चलाने का आदेश देता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि 100% आउटपुट न्यूरल सिस्टम की सेफ लिमिट से ऊपर है, लेकिन चू याओ फिर भी कमांड देता है, एग्जीक्यूट। ताइवे यू अपनी मैक्सिमम पावर पर फायर करता है। स्पेशल फोल्ड वायलेंटली शेक होने लगता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद सिस्टम कंफर्मेशन आता है, स्पेशल फोल्ड स्टेबलाइज हो चुका है, कोऑर्डिनेट्स लॉक हो गए हैं। रिसर्च टीम शॉक्ड रह जाती है। जिस चीज को वे 30 साल से सिर्फ एक मिस्टीरियस हिडन स्पेस मानते थे, वह अब उनके सामने एक वास्तविक स्टेबल पैसेज बन चुकी थी। टियानलाई तक जाने का रास्ता आखिरकार खुल चुका था, लेकिन इस विक्ट्री की कीमत बहुत बड़ी थी। लेवायथन मारा जा चुका था, लेकिन फेडरेशन की चारों सैटेलाइट सिटीज में इंसेक्ट स्वॉर्म्स अभी भी मौजूद थे। एक सिटी की आउटर वॉल टूट चुकी थी और सबसे बड़ा शॉक आता है, मार्शल लिंग टियांगशियाओ युद्ध में मारा जा चुका था। फेडरेशन की सेंट्रल कमांड चेन टूट गई थी। अब सवाल था, पूरी आर्मी को कमांड करने का अधिकार किसके पास था? तभी एक और महत्वपूर्ण सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। एसएसएस क्लास इंसेक्ट के मेंटल नेटवर्क में कोलैप्स शुरू हो चुका था। अलग अलग सिटीज में मौजूद इंसेक्ट नेस्ट लगभग 3 मिनट्स के अंदर कमांड वैक्यूम में चले जाएंगे। ये फेडरेशन के लिए काउंटर अटैक का मौका था, लेकिन फ्रंटलाइन कमांडर्स के पास अभी भी सीमित रिसोर्सेज थे। यूहेंग सिटी में लू हेंग की स्थिति बेहद खराब थी। उसका राइट आर्म खत्म हो चुका था, लेकिन लेफ्ट आर्म अभी भी काम कर रहा था। उसे आदेश दिया जाता है कि इंसेक्ट्स को कोस्ट लाइन के बाहर ही रोकें और किसी भी कीमत पर उन्हें सिटी के अंदर न आने दे। दूसरी तरफ टियांगशुन सिटी की डिफेंसिव हाई ग्राउंड पर एम्यूनिशन सिर्फ 20% बचा था। कमांडर को आदेश मिलता है कि एक आखिरी बैरेज फायर करके सेकंड डिफेंसिव लाइन पर रिट्रीट किया जाए। रियर फ्लीट ऑर्बिटल पोजीशन में वापस जाने की तैयारी करती है। एक और सिटी में शील्ड सिर्फ 15 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता था। अगर 15 मिनट्स में इवैक्यूएशन पूरी नहीं हुई
तो शील्ड स्ट्रेंथ 5% से नीचे गिर जाती। लेकिन इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टीम्स अभी इवैक्यूएशन पूरा कर रही थीं, इसलिए डिफेंडर्स को किसी भी कीमत पर लाइन होल्ड करनी थी। दूसरी तरफ टियानजी सिटी का फोर्ट्रेस अभी भी डिफेंडर्स के हाथ में था। कैपिटल फोर्ट्रेस के एंट्रेंस और ऑर्बिटल फ्लीट रूट को सुरक्षित रखना जरूरी था। कोई भी एनिमी फ्लीट कैपिटल की डायरेक्शन में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती थी। अब फेडरेशन के सामने एक खाली कमांड पोजीशन थी। तभी लिंग कैंग्युए सामने आती है। उसे बताया जाता है कि उसके फादर मार्शल लिंग टियांगशियाओ युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन वॉर टाइम सक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुसार कमांड अथॉरिटी अब उसे मिलती है। वह बिना हेजिटेशन के फेडरेशन की नई कमांडर इन चीफ बन जाती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। लिंग कैंग्युए साफ कहती है उसे कोई कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए। वह इमोशंस को साइड में रखकर तुरंत बैटलफील्ड ऑर्डर्स जारी करती है। एक एक करके रिपोर्ट्स आने लगती हैं। टियांगशुएन सिटी बच गया, टियांजी सिटी बच गया, टियांगक्वेन सिटी बच गया, यूहेंग सिटी भी बच गया और आखिरकार पूरी फेडरेशन की डिफेंसिव लाइन सर्वाइव कर जाती है। लेकिन विक्ट्री के बीच लिंग कैंग्युए के सामने उसके पिता की अंतिम बात बार बार आती है। वो याद करती है कि उसके पिता के पास उसकी मदर द्वारा उसके लिए सिला हुआ एक हैट था। वो यह भी जानती थी कि उसके फादर ने जाते समय उसके लिए कोई फाइनल मैसेज नहीं छोड़ा था। उन्होंने सिर्फ चू याओ से कहा था लिंग कैंग्युए का ध्यान रखना। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके मुकाबले लिंग कैंग्युए के लिए चू याओ को खोना ज्यादा मुश्किल होगा। लिंग कैंग्युए अब चू याओ से सिर्फ एक बात कहती है, वह उससे प्रॉमिस चाहती है वह जिंदा रहेगा, कम से कम उससे पहले बैटलफील्ड पर सैक्रिफाइस नहीं करेगा। चू याओ उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मर्निंग के लिए भी समय नहीं था। लिंग कैंग्युए तुरंत कमांड सेंटर में लौटती है। वह सभी यूनिट्स को आदेश देती है कि बैटल डैमेज कैलकुलेट किया जाए और एम्यूनेशन रिजर्व्स की काउंटिंग की जाए, क्योंकि अगला इंसेक्ट अटैक किसी भी समय शुरू हो सकता था। उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, अब रोने का समय नहीं है, फेडरेशन को तैयार रहना था। इसके बाद लिंग कैंग्युए को अपने पिता का मार्शल इंसिग्निया दिया जाता है। अब वह ऑफिशियली फेडरेशन की नई मार्शल बनती है। उसका पहला आदेश तुरंत जारी होता है। सभी फैक्ट्रीज को मिलिट्री प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। सभी फूड वेयर हाउसेज को फ्रंट लाइन के लिए राशन सिस्टम में डाल दिया जाएगा। टियानक्वान सिटी में मेका प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ाया जाएगा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन को वॉर टाइम 70% स्टैंडर्ड तक रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अब फेडरेशन को सिर्फ डिफेंस नहीं करना था। लिवायाथन मर चुका था, लेकिन इंसेक्ट क्वीन अभी भी जीवित थी और अगली इंसेक्ट स्वॉर्म पहले से ज्यादा डेंजरस होने वाली थी। लिंग कैंग्युए साफ कहती है कि वे अब बैठकर इंतजार नहीं करेंगे। उसके पिता ने अपनी जान देकर एक रास्ता खोला था। उस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं किया जाएगा। अब फेडरेशन काउंटर अटैक करेगी। वह अपने पिता और युद्ध में मारे गए सभी लोगों के लिए एक फैसला लेती है। अब लड़ाई एनिमी टेरिटरी तक जाएगी। पूरी आर्मी में एक ही आवाज गूंजती है, वापस नहीं, आगे बढ़ो। समय तेजी से बीतता है। करीब 2 महीने बाद फेडरेशन की एक्सपेडिशन फ्लीट लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है। उनका टारगेट था इंसेक्ट्स का होम वर्ल्ड वॉर्नॉग। मिशन सिर्फ रिकॉनेसेंस नहीं था, इस बार उनका लक्ष्य था इंसेक्ट क्वीन के टेरिटरी तक पहुंचना और वहीं इस वॉर को खत्म करना। लेकिन एक्सपेडिशन से पहले टाइवे बाइचन की कैपेबिलिटीज को लेकर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है। सभी जानते थे कि टाइवे बाइचन ने लेवायाथन को इसलिए हराया क्योंकि उसे शील्ड टूटने का एक छोटा विंडो मिला था। वह मेका अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म था। उसका मुख्य उद्देश्य टाइवे यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना था और वो टेस्ट सफल हो चुका था। अब असली प्रोजेक्ट शुरू होना था। टाइवे बाइचन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके एक नए एसएसएस क्लास मेका में बदला जाएगा। उसका नया कोड नेम होगा जोंगटियन बेहुआंग और यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी एसएसएस क्लास मेका नहीं होगा, यह एक वॉकिंग इंसेक्ट मेंटल इंटरफेरेंस वेपन होगा। इसके स्पेशल जीवाई डोमेन के एक्टिवेट होते ही उसके आसपास लगभग 500 किलोमीटर के एरिया में मौजूद सभी एस क्लास से नीचे के इंसेक्ट्स का मेंटल नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। यानी अब फेडरेशन के पास पहली बार ऐसी मशीन होने वाली थी जो सिर्फ इंसेक्ट्स को मारती नहीं, पूरे इंसेक्ट स्वॉर्म की कमांड नेटवर्क को एक साथ तोड़ सकती थी। वर्कशॉप को आदेश मिलता है कि जोंगटियन बेहुआंग का डेवलपमेंट जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए। अब पूरी फेडरेशन का फ्यूचर इस एक मेका और उसके पायलट पर निर्भर था और इसी नए प्रोजेक्ट के साथ मानवता पहली बार सच में इंसेक्ट होमवर्ल्ड पर काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रही थी। अब आखिरकार फेडरेशन की काउंटर अटैक शुरू होने वाली थी। पूरी स्ट्रेटेजी सिर्फ एक चीज पर आधारित थी, जोंगटियन बेहुआंग का जिवे डोमेन। इसकी पावर इंसेक्ट्स के पूरे स्वॉर्म नेटवर्क को टेम्पररी डिसेबल कर सकती थी। इसलिए मार्शल लिंग कैंग्युए ने फैसला किया कि पूरी आर्मी एक साथ आगे बढ़ेगी। जोंगटियन बेहुआंग फॉर्मेशन के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। बाईं तरफ किंग लॉन्ग, दाईं तरफ बाइहू, पीछे शुअनवू, जबकि यू के आसमान से स्नाइपर सपोर्ट देगा। अशूरा और जोंगटियन बेहुआंग सीधे बीच से आगे बढ़ेंगे। उनका लैंडिंग पॉइंट से क्वीन के टावर तक लगभग 3000 किलोमीटर का रास्ता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर था, किसी भी हालत में फॉर्मेशन अलग नहीं होगी। अगर रास्ते में कोई इंसेक्ट किंग या बड़ा एनिमी सामने आता है तो सबसे पहले जोंगटियन बेहुआंग उसका स्वॉर्म कनेक्शन डिसेबल करेगा। इसके बाद बाकी 4 एस क्लास मेका मिलकर उसे जल्दी खत्म करेंगे। पूरी फ्लीट वॉर्नॉग की तरफ रवाना हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इंसेक्ट क्वीन पहले से तैयार थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि ह्यूमन फ्लीट टियान लाई के रास्ते से वॉर्नॉग में प्रवेश कर चुकी है और इस बार ह्यूमंस ने अपनी गलती नहीं दोहराई थी। वे स्कैटर्ड नहीं थे। पूरी आर्मी एक एसएसएस क्लास मेका के आसपास टाइटली ग्रुप्ड थी। क्वीन समझ जाती है कि जोंगटियन बेहुआंग का डोमेन एस क्लास से नीचे के इंसेक्ट्स को इफेक्टिवली यूजलेस बना सकता है। इसलिए उसने आदेश दिया, जो इंसेक्ट्स इस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं उन्हें आगे भेजो। फिर क्वीन अपने एक खास सबऑर्डिनेट के बारे में पूछती है, गौरबा। वह बताती है कि उसे जोंगटियन बेहुआंग के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को जिंदा चाहिए। साथ ही ह्यूमंस के लिए एक स्पेशल सरप्राइज तैयार किया गया था। कुछ ही देर बाद पहला अटैक होता है, लेकिन जोंगटियन बेहुआंग का डोमेन एक्टिवेट होते ही आसपास मौजूद इंसेक्ट्स अचानक कंफ्यूज हो जाते हैं।
उनका स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। ह्यूमन फ्लीट तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एनिमी एक बेहद डिस्टर्बिंग चीज सामने लाता है। अचानक फेडरेशन सोल्जर्स देखते हैं कि सामने आने वाली फ्लीट कोई नई इंसेक्ट आर्मी नहीं थी, वह थी थर्ड फ्लीट। वही थर्ड फ्लीट जो 10 साल पहले मीटियोर बैटल के दौरान गायब हो गई थी, जिसे फेडरेशन ने मृत मान लिया था। लेकिन अब वे अपने पुराने कॉमरेड्स को देखते हैं, या कम से कम उनकी बॉडीज को। इंसेक्ट्स ने उन डेड सोल्जर्स के बॉडीज को लेकर उन्हें वेपन्स की तरह इस्तेमाल किया था। एनिमी उन्हें देखकर कहता है कि उनके पुराने कॉमरेड्स उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ह्यूमन सोल्जर्स के लिए यह दृश्य बेहद डिस्टर्बिंग था। कुछ लोग अपने पुराने ब्रदर्स को पहचान लेते हैं, लेकिन एक कमांडर उन्हें रोकता है। वो कहता है, जो लोग 10 साल पहले मीटियोर बैटल में मारे गए थे, वे वापस नहीं आए हैं। अब उनके सामने इंसान नहीं है, वे सिर्फ इंसेक्ट्स द्वारा उनके कॉमरेड्स की बॉडीज से बनाए गए वेपन्स हैं। अगर फायर नहीं करना है तो पीछे हट जाओ। इसी दौरान क्वीन का एक और आदेश आता है। जोंगटियन बेहुआंग और उसके पायलट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उन्हें जिंदा कैप्चर करना है। लेकिन एनिमी का एक सोल्जर स्वॉर्म नेटवर्क से इंडिपेंडेंट था, इसलिए जोंगटियन बेहुआंग का डोमेन उस पर असर नहीं कर रहा था। वो डायरेक्ट कॉन्शियसनेस के साथ लड़ रहा था। एक टीममेट वार्निंग देता है कि अगर कोई फॉर्मेशन छोड़कर उसका पीछा करेगा तो पूरी स्ट्रैटेजी टूट जाएगी। लेकिन सामने वाला एनिमी जोंगटियन बेहुआंग को टारगेट कर चुका था। तभी एक फेडरेशन वॉरियर उसके सामने आ जाता है। वह साफ कहता है, अगर जोंगटियन बेहुआंग तक पहुंचना है तो पहले उसके मेका को पार करना होगा। वह एनिमी से भिड़ जाता है। कुछ देर बाद कंफर्मेशन आता है कि गू चंगुई बैटल में मारा गया, लेकिन फॉर्मेशन टूटती नहीं। सभी मेका और टाइट फॉर्मेशन में आ जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक और खतरा सामने आता है। पूरी फ्लीट अचानक एक पावरफुल ग्रेविटी लॉक में फंस जाती है। शिप्स की आर्मर लेयर्स टूटने लगती हैं। अगर यह इसी तरह जारी रहता तो 3 मिनट्स के अंदर पूरी फ्लीट ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाती। इंजन्स को मैक्सिमम पावर पर चलाने का आदेश दिया जाता है। नॉन कॉम्बैट इक्विपमेंट तक सैक्रिफाइस करने का फैसला होता है ताकि इंजन्स को अतिरिक्त पावर मिल सके। लेकिन टावर के ग्रेविटी कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी को आगे जाना जरूरी था। चुयाओ कहता है कि उसे सिर्फ 3 मिनट्स चाहिए। वह टावर तक पहुंचेगा और ग्रेविटी सेंटर डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरे सोल्जर्स उसे कवर देने का फैसला करते हैं, लेकिन एनिमी अटैक बेहद इंटेंस था। कुछ सोल्जर्स समझ जाते हैं कि वे शायद वापस नहीं लौट पाएंगे, फिर भी वे पीछे नहीं हटते। उनका एक ही काम था, बाकियों को आगे बढ़ने का मौका देना। उधर चुयाओ आखिरकार टारगेट तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले एनिमी ने उसे ट्रैक कर लिया था। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और तभी एक मिस्टीरियस एनिमी उसके सामने आता है। वह चुयाओ को बताता है कि उसके डोमेन के अंदर उसका लाइफ सिग्नल पूरी तरह हिडन हो चुका है। उसके लिए चुयाओ की लाइफ अब उसकी प्रॉपर्टी है। उसका समय, उसकी जिंदगी और अंत में उसके दिमाग की मेमोरीज भी वो हासिल करना चाहता है। सबसे पहले वो पूछता है, जोंगटियन बेहुआंग स्वॉर्म नेटवर्क को लॉक कैसे करता है? लेकिन चुयाओ कुछ नहीं बताता। वह एनिमी को चैलेंज करता है। एनिमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। सिस्टम बार बार डेथ काउंटर बढ़ाता है। पहली डेथ, फिर दूसरी और फिर लगातार मौतें। लेकिन हर बार चुयाओ वापस उठता है। एनिमी उसके माइंड को स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम की मेमोरी लॉक प्रोटेक्शन उसकी मेमोरीज को सील कर देती है। एनिमी को महसूस होता है कि उसके दिमाग के अंदर एक ऐसी वॉल है जिसे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वह और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो चुयाओ से पूछता है कि आखिर वो किस प्लेनेट से आया है, क्योंकि सिर्फ 1 साल के अंदर उसने एक वीक फाइटर से फेडरेशन का टॉप मेका इंजीनियर बनने तक का सफर तय किया था। उसने जोंगटियन बेहुआंग बनाया, उसने टियान लाई का लोकेशन डिस्कवर किया और अब उसके स्वॉर्म नेटवर्क को भी डिसेबल कर दिया। एनिमी मानता है कि चुयाओ बेहद अनयूजुअल है, लेकिन चुयाओ फिर भी चुप रहता है। डेथ काउंटर लगातार बढ़ता रहता है, दहाई से सैकड़ों तक, फिर हजारों तक, 8, 7, 1 डेथ्स, फिर 1, 2, 5, 9 डेथ्स। लेकिन चुयाओ अभी भी सरेंडर नहीं करता। एनिमी हैरान है। वो कहता है कि उसने ऐसे ह्यूमंस कभी नहीं देखे जो 10 डेथ्स भी सहने के बाद सरेंडर न करें। चुयाओ उसे करेक्ट करता है। वो कहता है, तुमने काउंट गलत किया है, 1259 हुआ है। एनिमी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो अपना असली सीक्रेट बताता है। वो प्यूरे इंसेक्ट नहीं है, वो एक ह्यूमन इंसेक्ट हाइब्रिड है। उसका मानना है कि हाइब्रिड फॉर्म ही एवोल्यूशन का अंतिम स्टेज है। वह चुयाओ को ऑफर देता है, अगर वह कैप्चर नहीं होना चाहता तो उसके एवोल्यूशन में शामिल हो जाए। वह उसे ऐसा हाइब्रिड बनाना चाहता है जिसके पास अपनी कॉन्शियसनेस न हो, एक ऐसा क्रीचर जो सिर्फ किलिंग जानता हो। और फिर चुयाओ को मजबूर किया जाएगा कि वह अपने सबसे करीबी लोगों को अपने हाथों से मार डाले। लेकिन चुयाओ अभी भी झुकता नहीं। उधर बैटलफील्ड की सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही थी। इंसेक्ट स्वॉर्म ने ह्यूमंस की रिट्रीट रूट तक ब्लॉक कर दी थी। चारों तरफ से इंसेक्ट्स आ रहे थे। लैंडिंग के समय की तुलना में उनकी संख्या कई गुना बढ़ चुकी थी। फ्लीट का डैमेज 40% से ज्यादा हो चुका था। अब क्वीन के टावर तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो वापस लौटने के लिए कोई फ्लीट भी नहीं बचेगी। आखिरकार रिट्रीट का आदेश दिया जाता है। क्वींस टावर पर अटैक टेम्पररीली अबैंडन किया जाता है। फ्लीट को पीछे हटाकर टियान लाई के नीचे वाले लैंडिंग पॉइंट तक वापस जाना था। बायहू यूनिट को रियर गार्ड की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन एक फाइटर कहता है कि पीछे रहने का काम उसे दिया जाए। वह बाकी लोगों को बचाने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है। जोंगटियन बेहुआंग को ऑटोमेटिक पायलट पर डालकर आगे की तरफ रास्ता साफ करने भेजा जाता है। दूसरी तरफ चुयाओ के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन लिंग कैंग्युए विश्वास करती है चुयाओ अभी जिंदा है। वह उसे ढूंढने का फैसला करती है। इस बीच चुयाओ को क्वीन के सामने ले जाया जाता है। क्वीन खुद उसे लेकर आती है। वह एक दूसरे पावरफुल इंसेक्ट स्पेशलिस्ट को बताती है कि इस ह्यूमन की मेंटल डिफेंस इतनी मजबूत है कि क्वीन खुद भी उसकी मेमोरीज पेनिट्रेट नहीं कर सकी। उसका न्यूरल रिस्पॉन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी था।
उसकी फिजिकल बॉडी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल थी और सबसे महत्वपूर्ण, वह क्वीन के डोमेन में होने वाली टॉर्चर को भी सह पा रहा था। फिर क्वीन आदेश देती है कि उसके शरीर में एक एंशिएंट जेनेटिक सीक्वेंस इंप्लांट किया जाए, कोड नेम ज़ेग्लिस। उसका उद्देश्य था चू याओ के बॉडी को एक नए वेसल में बदलना। सिस्टम तुरंत जेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन सीक्वेंस डिटेक्ट करता है। रिकंस्ट्रक्शन शुरू होती है। कुछ देर बाद रिकंस्ट्रक्टेड कॉन्शियसनेस जागने लगती है। नया कॉन्शियसनेस चू याओ की न्यूरल पाथवेज को टेक ओवर करना शुरू करता है। फ्यूजन एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा स्मूथली हो रही थी। क्वीन को भरोसा हो जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट सफल होगा। वह फैसला करती है कि चू याओ को तुरंत बैटलफील्ड में नहीं भेजा जाएगा। पहले उसे पूरी तरह अवेकन होने दिया जाएगा, फिर उसे खुद चलकर लिंग कैंग्युए तक पहुंचना होगा। और क्वीन की सबसे क्रूअल योजना थी चू याओ को उसके अपने हैंड्स से लिंग कैंग्युए को मारने पर मजबूर करना। कुछ समय बाद रिकंस्ट्रक्टेड कॉन्शियसनेस पूरी तरह जाग जाती है। वह अपने बारे में बताता है कि वह काउंटलेस ईयर्स से डॉर्मेंट था, लेकिन जब उसे फाइनली अवेकन किया गया तो उसका नया बॉडी एक ह्यूमन का था और इससे वह बेहद नाराज था। उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसका एम्ब्रियो ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट किया था और उस पर मेंटल लॉक लगाया था ताकि वह उसकी कमांड्स ओबे करे। लेकिन वो इस सिचुएशन को स्वीकार करने वाला नहीं था। वो चू याओ के बॉडी पर कंट्रोल को लेकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच जबरदस्त इंटरनल बैटल शुरू हो जाती है। एनिमी बार बार चू याओ को गिराता है, लेकिन चू याओ फिर उठता है। एनिमी उसे मॉक करता है कि वो इतनी बार उठकर आखिर करेगा क्या, लेकिन चू याओ के लिए जवाब साफ था, गिरने के बाद भी उठना ही उसकी ताकत थी। एनिमी कहता है कि उसने अनगिनत ह्यूमंस को मरते देखा है। हर कोई मरने से पहले उससे मर्सी मांगता था, लेकिन चू याओ मर्सी मांगने से इनकार करता है क्योंकि वो जानता है उससे मर्सी मांगने का कोई फायदा नहीं। और इसी सवाल के साथ दोनों की अगली लड़ाई शुरू होती है। अगर मर्सी मांगना बेकार है तो फिर इंसान आखिरी सांस तक लड़ता क्यों है? इसका जवाब अब सिर्फ चू याओ के पास था। अब असली सवाल यह था कि आखिर चू याओ बार बार हारने के बावजूद उठ क्यों रहा था। उसके सामने मौजूद एंशिएंट इंसेक्ट कॉन्शियसनेस उससे पूछता है, जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, फिर भी बार बार क्यों उठते हो? चू याओ का जवाब साफ था, जिस औरत से वो प्यार करता है उसके लिए। यह सुनकर एनिमी को आखिर समझ आता है कि चू याओ की सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी विल पावर है। वो फैसला करता है कि वो देखेगा कि कैंग्युए के लिए चू याओ आखिर कितनी बार मर सकता है। वो उसे बार बार खत्म करता है, लेकिन हर बार चू याओ की कॉन्शियसनेस वापस लड़ने की कोशिश करती है। एनिमी मानता है कि उसकी डिटर्मिनेशन बेहद मजबूत है, लेकिन वर्तमान हालत में चाहे वो 100 बार भी उठे, परिणाम नहीं बदलेगा, क्योंकि इस समय शरीर पर कंट्रोल उसी का है। इसी दौरान बाहर बैटलफील्ड में एक अजीब मेका हमला करता है। सोल्जर्स समझ ही नहीं पाते कि सामने इंसेक्ट है या मेका। उसकी फायर पावर इतनी अबनॉर्मल होती है कि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी वह मेका अचानक सोल्जर्स को मारना बंद कर देता है। वह उन्हें आदेश देता है, सब जमीन पर लेट जाओ और मरे हुए होने का नाटक करो। सोल्जर्स हैरान होते हैं, लेकिन उसकी बात मान लेते हैं। कमांड सेंटर को रिपोर्ट भेजी जाती है कि एक अननोन एस क्लास मेका ने हमला किया है। लेकिन एनर्जी सिग्नेचर को एनालाइज करने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। यह इंसेक्ट नहीं था, ये तो जूलोंग था। इसका मतलब चू याओ अभी भी जिंदा था और शायद उसके अंदर उसकी अपनी कॉन्शियसनेस भी मौजूद थी। कैंग्युए को तुरंत खबर मिलती है। वह चू याओ को खोजने निकलना चाहती है, लेकिन उसे चेतावनी दी जाती है कि सामने वाला जरूरी नहीं कि पूरी तरह चू याओ हो। इसी दौरान जूलोंग फॉर्मेशन से अलग होकर एक एसएसएस सी लास्ट सिग्नल की तरफ तेजी से बढ़ता है। कुछ समय बाद फॉरवर्ड बेस पूरी तरह खत्म हो चुका था, कोई जीवित नहीं बचा था। लेकिन जूलोंग के अंदर असली लड़ाई अभी भी चल रही थी। एंशिएंट इंसेक्ट कॉन्शियसनेस चू याओ की डिटर्मिनेशन को महसूस कर रहा था। वो कहता है, तुम्हारी इच्छा अभी भी खत्म नहीं हुई। चू याओ साफ जवाब देता है कि जब तक वो जिंदा है वो हार नहीं मानेगा। एंशिएंट कॉन्शियसनेस उसे समझाता है कि अगर वो एक बार और हमला करेगा तो शायद इस बार सच में मर जाएगा। लेकिन चू याओ फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह पूछता है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जवाब आता है, क्योंकि उसके रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वही है। लेकिन तभी चू याओ एक बात नोटिस करता है, सामने वाला हर अटैक जान से मारने के लिए कर रहा था। यह चू याओ की फाइटिंग स्टाइल नहीं थी, इसलिए वह तुरंत पहचान जाता है, तुम चू याओ नहीं हो। एंशिएंट कॉन्शियसनेस उसकी समझ देखकर खुश होता है। लेकिन अब चू याओ की सिचुएशन और भी खतरनाक थी। वो महसूस करता है कि उसकी सिस्टम एक्सेस तक ब्लॉक हो चुकी है। उसे अब सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और विल पावर के भरोसे लड़ना होगा। फिर वो एंशिएंट प्योर ब्लड इंसेक्ट कॉन्शियसनेस को प्रोवोक करना शुरू करता है। वो कहता है, इतने लंबे समय से जमा की गई तुम्हारी पावर और रेपुटेशन एक हाफ ह्यूमन हाफ इंसेक्ट हाइब्रिड के मेंटल लॉक के नीचे दब चुकी है। वह तुम्हें आदेश देता है और तुम एक ओबीडियंट डॉग की तरह उसकी बात मानते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? एंशिएंट कॉन्शियसनेस समझ जाता है कि चू याओ उसे प्रोवोक कर रहा है, लेकिन चू याओ तुरंत असली बात पर आता है। वो एक डील ऑफर करता है। अगर एंशिएंट कॉन्शियसनेस उसकी मदद करे तो वो नटाशा के मेंटल लॉक को तोड़ने में उसकी मदद करेगा। बदले में कुछ समय के लिए बॉडी का कंट्रोल चू याओ को देना होगा। एंशिएंट कॉन्शियसनेस पहले उसे रिजेक्ट करता है। वह पूछता है कि एक प्रिजनर आखिर उससे बार्गेन किस अधिकार से कर रहा है। तभी चू याओ अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है। उसके दिमाग में एक एक्सटिंक्शन लेवल लॉजिकल वायरस मौजूद है। यह वायरस सही तरीके से एक्टिवेट हुआ तो पूरे इंसेक्ट स्वॉर्म नेटवर्क को मदर स्टार से ही कोलैप्स कर सकता है। इसके अलावा चू याओ उसे नटाशा को खत्म करने का रास्ता भी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो उसे सच्ची फ्रीडम दिला सकता है। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, एस क्लास जोंगटियन बेहुआंग सक्सेसफुली मॉडिफाइड, और रिवॉर्ड के रूप में मिलता है एक्सटिंक्शन लेवल लॉजिकल वायरस। एंशिएंट कॉन्शियसनेस चू याओ की हालत देखता है। उसकी बॉडी इतनी घायल थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। फिर भी चू याओ पीछे नहीं हटता। वह कहता है,
अगर वो मर गया तो एंशिएंट कॉन्शियसनेस भी इस बॉडी को अकेले इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मतलब दोनों की जिंदगी अब एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। आखिरकार एंशिएंट कॉन्शियसनेस डील स्वीकार कर लेता है। वह चू याओ को 3 दिन देता है। 3 दिन बाद बॉडी वापस करने का वादा करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। नटाशा अगर चू याओ की मेंटल सी को स्कैन करती तो उसे तुरंत ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस महसूस हो जाती। इसलिए चू याओ दूसरा प्लान बनाता है। एंशिएंट कॉन्शियसनेस अपने इंसेक्ट न्यूरल पल्स से चू याओ की मेंटल सी में एक स्पेशल इंसेक्ट मार्क बनाएगा। जब नटाशा या कोई हाई लेवल इंसेक्ट उसकी कॉन्शियसनेस को स्कैन करेगा तो उसे यही लगेगा कि बॉडी अभी भी एंशिएंट इंसेक्ट के कंट्रोल में है। लेकिन यह प्रोसेस बेहद खतरनाक था, क्योंकि उस मार्क को बनाने के दौरान चू याओ की सोल को बर्निंग पेन सहना पड़ेगा। साथ ही उसके शरीर पर एंशिएंट इंसेक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन मार्क भी रह जाएगा, जिसके बाद कोई भी हाई लेवल इंसेक्ट उसकी बॉडी में उस एंशिएंट इंसेक्ट की प्रेजेंस पहचान सकता था। लेकिन चू याओ तैयार था। वो बिना किसी हेजिटेशन के कहता है, करो। मार्क एक्टिवेट होते ही चू याओ दर्द से चीख उठता है। लेकिन प्लान सफल हो जाता है। अब दोनों को नटाशा से अपनी असली योजना छिपाने का मौका मिल चुका था। एंशिएंट कॉन्शियसनेस चू याओ को वहां से निकलने का मौका देता है। इसी बीच चू याओ की सर्वाइवल की खबर फेडरेशन तक पहुंचती है। लेकिन अब स्थिति बेहद गंभीर थी। चू याओ जिंदा था, लेकिन उसकी बॉडी इंसेक्ट कंट्रोल में थी। कैंगुए तुरंत पूछती है कि वह कहां है। चू याओ ने पहले से जोंगटियन बेहुआंग में एक टेलीपोर्टेशन एंकर सिस्टम तैयार किया था, लेकिन उसका रियल कॉम्बैट टेस्ट कभी नहीं हुआ था। प्रिसिजन अनस्टेबल थी। फिर भी कैंगुए फैसला करती है, 3 दिन में इसे कैलिब्रेट करो। 3 दिन बाद वे चू याओ को वापस लाने जाएंगे। उधर इंसेक्ट साइड पर नटाशा भी अपनी योजना बना रही थी। वो पूछती है कि फॉरवर्ड बेस खत्म करने के बाद चू याओ एक्सपेक्टेड टाइम से 15 मिनट्स लेट क्यों लौटा। वो बताता है कि रास्ते में लिंग कैंग्यू से सामना हो गया था। नटाशा पूछती है, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? जवाब आता है, अगर कैंग्यू मर जाती तो ह्यूमन फ्लीट तुरंत रिट्रीट कर जाती, लेकिन अगर वो जिंदा रहेगी तो वो पूरी मेन फ्लीट लेकर रिवेंज लेने जरूर आएगी। और नटाशा को यही चाहिए था। 3 दिन बाद एक ही बार में पूरी ह्यूमन फ्लीट को खत्म करने का मौका। इसी दौरान नटाशा की सबसे बड़ी योजना सामने आती है। 3 दिन बाद ह्यूमन एक्सपेडिशनरी फ्लीट टियान लाई से होकर वॉनॉग में प्रवेश करेगी। जब पूरी फ्लीट अंदर आ जाएगी, नटाशा टियान लाई को बंद कर देगी। इससे ह्यूमन फ्लीट की रिट्रीट रूट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। फिर वह वॉनॉग के आसमान में फेडरेशन की आखिरी फ्लीट को खत्म कर देगी। इसी बीच चू याओ और एंशिएंट कॉन्शियसनेस अपनी सीक्रेट तैयारी पूरी कर रहे थे। चू याओ की न्यूरल फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 0.1 हर्ट्ज का फर्क भी मदर स्टार डिटेक्शन अरे को अलर्ट कर सकता था। इसलिए वो लगातार कैलिब्रेशन कर रहा था। एंशिएंट कॉन्शियसनेस उसे सावधान करता है कि अगर फ्रीक्वेंसी गलत हुई तो पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिरकार वायरस का फाइनल सीक्वेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब मदर स्टार की हर कमांड सिग्नल के साथ वायरस भी पूरे स्वॉर्म नेटवर्क में फैल जाएगा। और जैसे ही जोंगटियन बेहुआंग एक्टिवेट होगा, पूरा इंसेक्ट स्वॉर्म नेटवर्क अंदर से कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। उधर फेडरेशन का टेलीपोर्टेशन एंकर भी आखिरकार तैयार हो जाता है। चू याओ के दिए कोऑर्डिनेट्स को लॉक किया जाता है। टारगेट लोकेशन क्वींस टावर के नीचे लगभग 300 किलोमीटर्स। अब सीधा एनिमी के हेडक्वार्टर्स के अंदर टेलीपोर्ट किया जा सकता था। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आती है। टियन लाई के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड लगातार बढ़ रहा था। कैंग्युए तुरंत समझ जाती है, नटाशा पोर्टल बंद कर रही है। उसने जानबूझकर फेडरेशन को अंदर आने दिया था। उसका पूरा प्लान यही था कि जब सारी शिप्स वॉनॉग में प्रवेश कर जाएंगी, तब एस्केप रूट बंद कर दिया जाए। अब पूरी ह्यूमन फ्लीट एनिमी टेरिटरी के अंदर फंसने वाली थी। लेकिन चू याओ के पास पहले से इसका सोल्यूशन था। वो बताता है कि उसने इंसेक्ट हाइव के अंदर एक बैकडोर छोड़ रखा है। 3 दिन पहले मदर स्टार नेटवर्क में डाला गया एक्सटिंक्शन लेवल लॉजिकल वायरस अब रेडी है और उसका एक्टिवेशन की कैंग्यू के पास है। जैसे ही वो की एक्टिवेट करेगी, पूरे इंसेक्ट स्वॉर्म नेटवर्क का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। अब फाइनल ऑपरेशन शुरू होने वाला था। पूरी ह्यूमन फ्लीट को वॉनॉग के अंदर भेजा जाएगा। अशुरा और जोंगटियन बेहुआंग सबसे आगे रहेंगे और उनके पीछे पूरी फेडरेशन फ्लीट आगे बढ़ेगी। उधर नटाशा की आउटर डिफेंस भी पूरी तरह तैयार थी। सभी एस क्लास हैवी यूनिट्स अपनी पोजीशंस पर पहुंच चुके थे और टियन लाई का ग्रेविटेशनल फील्ड अगले दिन दोपहर तक अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने वाला था। नटाशा कॉन्फिडेंटली आदेश देती है, जब ह्यूमन फ्लीट पूरी तरह अंदर आ जाए और पोर्टल बंद हो जाए, एक भी इंसान वापस नहीं जाना चाहिए। जैसे ही पूरी ह्यूमन फ्लीट टियान लाई को पार कर लेती है, नटाशा अपना आखिरी आदेश देती है, गेट बंद करो। एक भी इंसान बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे पूरा भरोसा था कि उसका प्लान सफल होगा। आखिर जिस नई बॉडी में चू याओ मौजूद था, उसे स्कैन किया जा चुका था और उसमें सिर्फ ज़ेगरिस की इंसेक्ट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही थी। उसकी पल्स फ्रीक्वेंसी मदर स्टार के साथ 997% सिंक्रोनाइज थी। लेकिन नटाशा को एक बात का अंदाजा नहीं था, चू याओ शुरू से ही वापस लौटने का प्लान लेकर नहीं आया था। असल में उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी एक ऐसे सैक्रिफाइस के लिए बनाई थी जिसमें उसे खुद भी वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। ज़ेगरिस उसे समझाता है कि इंसान और इंसेक्ट्स दोनों सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंसानों में एक चीज ऐसी है जो इंसेक्ट्स कभी नहीं समझ सकते, दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान देना। उधर टियन लाई का ग्रेविटेशनल फील्ड अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका था। पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगा। नटाशा खुश थी।
उसे लगा कि अब फेडरेशन पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी है। लेकिन उसी वक्त जोंगटियन बेहुआंग मैदान में उतरता है। नटाशा आदेश देती है कि चूयाओ की बनाई हुई मशीन को सामने से कुचल दिया जाए। वो देखना चाहती थी कि जिस मैका पर चूयाओ को इतना गर्व था वही कैसे उसकी अपनी फ्लीट को तबाह करता है। लेकिन अगले ही पल पूरे इंसेक्ट स्वार्म नेटवर्क का कनेक्शन कट जाता है। नटाशा समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है और तभी चूयाओ का लगाया हुआ एक्सटिंक्शन लेवल लॉजिकल वायरस पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। पूरे मदर स्टार नेटवर्क में केओस फैल जाता है। नटाशा गुस्से में ज़ेगेरिस को ट्रेटर कहती है। वो याद दिलाती है कि जिस दिन उसने रिबेलियन की थी उसी दिन उसका मेंटल लॉक उसकी ब्रेन को जला देना चाहिए था। लेकिन ज़ेगेरिस अब भी जिंदा था, क्योंकि एक बात नटाशा भूल गई थी। जब ज़ेगेरिस बॉडी का कंट्रोल लेता है तो उसका मेंटल लॉक काम नहीं करता। अब पहली बार नटाशा को समझ आता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। ज़ेगेरिस और चूयाओ की योजना सफल हो चुकी थी, लेकिन नटाशा अभी भी बेहद शक्तिशाली थी। वो दोनों को खत्म करने के लिए हमला करती है। कैंग्यो भी पूरी ताकत से ज़ी-वे फील्ड एक्टिवेट करती है और लड़ाई को आखिरी चरण तक पहुंचा देती है। लेकिन नटाशा का डिफेंस इतना मजबूत था कि सामान्य अटैक से उसे खत्म करना लगभग असंभव था। तभी चूयाओ आखिरी फैसला लेता है, अगर उसे मारा नहीं जा सकता तो पूरी प्लैनेट को ही खत्म कर दिया जाएगा। वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी एनर्जी रिलीज करने का आदेश देता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ नटाशा की मौत नहीं था, पूरी वॉनॉग प्लैनेट नष्ट हो सकती थी। एक्सपेडिशन फ्लीट को तुरंत एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। ज़ेगेरिस भी समझ जाता है कि चूयाओ ने क्या फैसला किया है। वो पूछता है, तुम पागल हो? इससे पूरी प्लैनेट नष्ट हो जाएगी। लेकिन चूयाओ का जवाब बिल्कुल शांत था। किसने कहा कि मैं भागने वाला हूं? वो जानता था कि अगर आज नटाशा बच गई तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वो अपने अंतिम अटैक को उन सभी इंसानों के नाम कर देता है जो इस युद्ध में मारे गए थे। एक भयानक एक्सप्लोजन पूरी वॉनॉग को अपनी चपेट में ले लेता है और आखिरकार नटाशा हार जाती है। कुछ समय बाद चूयाओ की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा था। ज़ेगेरिस भी किसी तरह बच गया था। वो कहता है कि उसने कई एपॉक्स की अपनी पूरी कल्टीवेशन लगभग चूयाओ की वजह से गंवा दी। अब चूयाओ उस पर एक जिंदगी का कर्जदार है। चूयाओ मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। युद्ध आखिरकार खत्म हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी फेडरेशन के शहर पहले जैसे नहीं रहे। हर दीवार पर मौजूद दरार उस भयानक युद्ध की याद दिलाती थी। लोग समझ चुके थे कि पीस किसी ने गिफ्ट में नहीं दी थी, उसे अनगिनत लोगों ने अपनी जान देकर हासिल किया था। इसलिए युद्ध में मारे गए हर हीरो को हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ समय बाद फेडरेशन में चूयाओ की बनाई हुई मेका टेक्नोलॉजी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। एक बच्चा उसकी स्टैचू देखकर एक्साइटेड होकर कहता है कि बड़ा होकर वो भी ऐसी डुअल फॉर्म मेका बनाएगा, क्योंकि अब चूयाओ सिर्फ एक इंजीनियर या सोल्जर नहीं था, वो नई जनरेशन के लिए एक लेजेंड बन चुका था। उधर जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मिलिट्री कैंटीन में खाना फिर से बन रहा था। बूढ़े लोग धूप में बैठकर अपनी जिंदगी के आखिरी शांत दिनों का आनंद ले रहे थे। और फेडरेशन ने अपने हीरोज को कभी नहीं भुलाया। लिन कैंग्यू अब फेडरेशन मार्शल बन चुकी थी। जब उससे कहा गया कि फेडरेशन ने उसे एक फैमिली का कर्ज देना है तो वो शांत होकर जवाब देती है, फेडरेशन ही मेरा घर है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, चूयाओ कहां है? क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो आखिरी पल तक उसके साथ रहेगा। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद चूयाओ फिर अकेला हो गया था। अब उसकी असली पहचान एक हाफ इंसेक्ट के रूप में सामने आ चुकी थी और दुनिया शायद उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी। वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके साथ भी खुलकर जिंदगी नहीं जी सकता था। लेकिन चूयाओ हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि एक दिन वो इस हाफ इंसेक्ट आइडेंटिटी को खत्म करने का रास्ता जरूर खोजेगा। तभी उसकी कहानी का अगला लक्ष्य तय होता है, हाफ इंसेक्ट सीरम ढूंढना। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो अब सीरम ढूंढते हैं। और इस तरह एक युद्ध खत्म होने के बाद चूयाओ की अगली जर्नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन आएगा तो सब्सक्राइब रहने पर आपको उसकी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप लोग नेक्स्ट सीजन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नेक्स्ट सीजन जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना सपोर्ट बनाए रखना।